वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो मेरे भाई, आज के वीडियो के अंतर्गत हम बात करेंगे शिक्षा शास्त्र यानी एजुकेशन के बारे में। और एजुकेशन जो होगा आपका बीए तृतीय वर्ष से संबंधित होगा लेक्चर। मतलब कि यह है कि बीए थर्ड ईयर में एजुकेशन अगर आप विषय वस्तु लेते हैं तो कैसे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, उन सभी पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद में, चाहे वह ऑब्जेक्टिव टाइप की आपकी परीक्षा होनी है और चाहे आपकी वह लिखित टाइप की परीक्षा होनी है, दोनों के लिए यह लेक्चर महत्वपूर्ण होगा। इसमें हम महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर पर चर्चा करेंगे। और जो उत्तर होंगे उसके, वो आपके लिखे हुए उसके नीचे प्रश्न के दिखाई पड़ेंगे। तो अगर इसको एक बार से पढ़ लेंगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, अगर आपने पढ़ा है और उसके बाद में एक प्रकार से उसका रिवीजन करना चाह रहे हैं तो बहुत कम समय में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे, बस एक बार आपको पेपर में देखना है, सारे के सारे मुद्दे क्लियर हो जाएंगे। यहीं से सारे के सारे प्रश्न आपके बनने की संभावना जताई जा सकती है। ओके, ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, बहुत सारे पेपर हुए हैं विभिन्न विश्वविद्यालय के। उन विश्वविद्यालय के जो है स्टूडेंट्स ने मेरे पास, तमाम सारे लोगों ने पेपर भेजा और पेपर को एक प्रकार से हमने आपके समक्ष प्रस्तुत भी किया। विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के पेपर आपके सामने प्रस्तुत हुए, उनमें एक प्रकार से सारे के सारे प्रश्न हमारे मॉडल पेपर से, यानी आपके अपने मॉडल पेपर से शुक्ला स्टडी पॉइंट पर चैनल पर जो अपलोड है उससे पूछे जा रहे हैं। तो ऐसे में संभावना यही बताई जाती है कि मैं पूरा का पूरा मेहनत करके आता हूँ और समस्त विश्वविद्यालयों को देखता हूँ, आखिरकार वहाँ से किस प्रकार से पूछे गए पिछले 4-5 सालों में प्रश्न, उनको देखता हूँ, उसके बाद मैं आपके समक्ष प्रस्तुत होता हूँ। यहाँ पर आप देखें शिक्षा शास्त्र एजुकेशन को। एजुकेशन जो एक प्रकार से जब भी आप पढ़ते तो एक बार यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह होगी कि आप किसी भी विश्वविद्यालय से संबंध रखते हैं, अगर आपकी मेरे भाई पेपर का नाम, अगर आपके पेपर का नाम शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ एवं नवाचार है, आपके पेपर का क्या नाम है, शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियाँ एवं नवाचार, अगर आपके जो है पेपर मतलब पेपर का नाम है और उस पेपर की परीक्षा आपको देनी आनी, मतलब पेपर 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। अधिकतर विश्वविद्यालय में पेपर 1 के नाम से जाना आता है। हो सकता है आपके विश्वविद्यालय में पेपर 2 में हो, पेपर 3 में हो, या इसी प्रकार से कुछ भी हो। तो आप, अगर आपके पेपर का नाम शिक्षा में नवीन प्रवृत्ति एवं नवाचार है, तो यह वीडियो एक प्रकार से आपके लिए ब्रह्मबाण सिद्ध होने वाली है, ब्रह्मास्त्र होने वाली है। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं बहुत बहुत स्वागत है। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे। ओके, चलिए फटाफट से लाइक कर दीजिए, फिर शुरू करता हूँ। सभी दोस्तों को बुला लीजिए अपने। चलिए आपके सामने प्रश्नों की कतार लाते हैं। बस परीक्षा से पहले इसको एक बार देख लेना है और परीक्षा में जाना है, आपको अच्छे से अच्छे अंक मिलेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ओके, ध्यान रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को इसमें समाहित किया गया है, ध्यान रखेंगे इस बात को। चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका, बिना समय गंवाए मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका मेरे भाई। पहला प्रश्न क्या है? लोक जुम्बिश। क्या आपके सामने पहला प्रश्न दिया गया है, लोक जुम्बिश क्या होता है? बताइए फटाफट से, लोक जुम्बिश क्या होता है? आपके सामने लिखा हुआ है, बताने की क्या आवश्यकता आपको। देखिए, राजस्थान में स्वीडन राजस्थान में स्वीडन एक देश है, स्वीडन। तो राजस्थान में स्वीडन का एक जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है, कहाँ पर स्थित है? स्वीडन में। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी कहाँ स्थित है? तो स्वीडन में स्थित है। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसी के सहयोग से लोक जुम्बिश नाम की जो है अभिनय परियोजना शुरू की गई थी। कहाँ पर? राजस्थान में। आपसे पूछेगा कि जो है लोक जुम्बिश परियोजना कहाँ से, किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान से संबंधित है, वहीं पर यह परियोजना शुरू की गई थी। किसके सहयोग से पूछेगा ऑब्जेक्टिव वालों, तो बताएंगे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के सहयोग से की गई थी। तो आपसे यहाँ पर 3-4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव के बन सकते हैं, उसको हमने बता दिया। यानी लोक जुम्बिश कहाँ से, मतलब किस राज्य से संबंधित है, अभिनय परियोजना है, तो भैया कहाँ से है? वह राजस्थान संबंधित है। किसने सहयोग किया? तो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी ने। और वह कहाँ की इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी? तो स्वीडन में स्थित है। ठीक, ध्यान रखेंगे। उसी के सहयोग से लोक जुम्बिश नाम की अभिनय जो परियोजना थी वह शुरू की गई। और इसका उद्देश्य क्या था, इसको भी जान लें। जिसका उद्देश्य क्या है मेरे भाई, कि 2000 तक, मतलब कि सन 2000 तक, ये पहले लोक जुम्बिश आई थी। इसका उद्देश्य यह था कि 2000 तक, सन 2000 तक जनता के सहयोग एवं सहभागिता से सभी के लिए शिक्षा, यानी ईएफए, क्या ईएफए के लक्ष्य को प्राप्त करना था। क्या ईएफए के लक्ष्य को हमको क्या करना था? प्राप्त करना था। इस योजना का पहला चरण जो था 1992 से 1994 तक चला। इसके जरिए, मतलब इसके लिए ब्रिटिश के अंतर्राष्ट्रीय विभाग, मतलब विकास विभाग से सहायता प्राप्त है। और ध्यान रखेंगे, जो पहला योजना, मतलब कि जो लोक जुम्बिश के तहत जो मतलब कि जो पहला चरण हुआ वर्ष का 1992 से 1994, इसके लिए ब्रिटिश के अंतर्राष्ट्रीय विभाग, विकास विभाग जो है उससे सहायता प्राप्त है। तो पहले किससे? ब्रिटिश के अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग
विभाग से सहायता प्राप्त हुई थी। इस परियोजना ने प्राथमिक शिक्षा के जो है क्षेत्र में अध्यापक प्रशिक्षण शिक्षा का न्यूनतम स्तर जो था नए मतलब कि क्षेत्र का जो आपका एक प्रकार से जो आपका टीचर हो या फिर जो क्षेत्र के जो अध्यापक प्रशिक्षण हो, उनका न्यूनतम स्तर क्या होगा, यानी MLL जिसको कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, नए विद्यालयों की स्थापना हुआ, औपचारिकेतर शिक्षा केंद्र हो गया। इन सभी कार्यक्रमों में सहयोग किया गया था इसके द्वारा। मतलब कि कौन सा टीचर किस क्लास में पढ़ाएगा, टीचर के लिए क्या क्या अवहर्ताएँ होनी चाहिए, मतलब एक टीचर अगर कोई व्यक्ति बनना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें कंपलसरी होनी चाहिए, आखिरकार वह कितना पढ़ा होना चाहिए, उसका न्यूनतम स्तर जो होता है कितना होना चाहिए, इन सभी को निर्धारण करना इत्यादि था। ओके, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए सभी लोग फटाफट से, क्या यह बातें समझ में आ गई? लोक जुम्बिश, अगला देखते हैं। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए लोक जुम्बिश एक प्रकार से परियोजना यानी अभिनय परियोजना लाई गई थी। ठीक, ध्यान रखेंगे। स्वीडन का जो है डेवलपमेंट जो विकास बोर्ड था उसी के कारण से। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है मेरे भाई, अगला प्रश्न क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है वह क्या है आपसे पूछ रहा है। उत्तर में आप बता सकते हैं बड़े आसानी से। शिक्षा का अधिकार वास्तव में क्या है? एक मानवाधिकार है। मतलब हर व्यक्ति को जन्म से ही अधिकार प्राप्त है कि वह क्या है भाई, वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है। मतलब यह जन्मजात अधिकार होता है, प्रकृति ने उसको प्रदान किया है कि वह शिक्षा ग्रहण कर सकता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक अधिकारों को अंतर्राष्ट्रीय प्रासंविदा के अनुसार बात की जाए, मतलब जो आर्थिक अधिकार कुछ होते हैं व्यक्ति के अपने अपने, कुछ सामाजिक अधिकार होते हैं और कुछ सांस्कृतिक अधिकार होते हैं, इन सभी को अंतर्राष्ट्रीय प्रासंविदा ने बताया कि आखिरकार वो कैसे होते हैं। इन्होंने कहा कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत, मतलब शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सभी के लिए निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार निहित है। आप देखते होंगे भारतीय संविधान में इस बात का भी मेंशन किया गया है कि भारतीय संविधान में जो होगा 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको निःशुल्क जो है शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। कौन? राज्य करवाएगा। राज्य मतलब सरकार करवाएगी। ठीक, यह राज्य को वेलफेयर स्टेट बनाने के जो है लिए एक प्रकार से पहला कदम मान सकते हैं। मतलब नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत इन बातों का मेंशन किया गया है कि जो भारत की सरकार या फिर जो राज्य स्तर के विश्वविद्यालय होंगे या 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए। तो आप देखते होंगे ताकि जो है शिक्षा के क्षेत्र में नवीनता आ सके और लोग पढ़ सके। पहले भारत के लोग बता दूं अधिकतर लोग पढ़ते ही नहीं थे, स्कूल भी नहीं जाते थे, तो उसके लिए फ्री में शिक्षा व्यवस्था को लाने के लिए सरकार के द्वारा नियम लाया गया। आप देखे होंगे नीति निर्देशक तत्व, मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि नीति निर्देशक तत्व है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें इन सभी बातों का मेंशन किया गया है। ठीक, ये सारी बातें आपकी समझ में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे पढ़ाई को लेकर के सरकारें भी हमेशा आगे रहती हैं और उसके लिए फंड वगैरह भी देती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो आप समझ सकते हैं जो प्राथमिक शिक्षा होती है उसको फ्री में बिल्कुल करवाया जाता है हर एक स्टेट में, अधिकतर स्टेट में। ठीक, शिक्षा के अधिकार को मूर्त रूप से देने के लिए संविधान के 86वें संविधान संशोधन क्या होता है? मतलब संशोधन अधिनियम जो होता है, मतलब कि जब संविधान में नियम कोई लिखा हो और उस नियम से एक प्रकार से जो है वर्तमान समय में वो कार्य सिद्ध ना हो रहा हो, कोई ऐसा कार्य हो, कोई ऐसा मुद्दा फंस गया हो जो कि संविधान में नहीं वर्णित है, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, संविधान में संशोधन करते हैं। संविधान में कुछ हम क्या करते हैं, संविधान में हम कुछ चेंजमेंट करते हैं, तो उसी को हम, मतलब चेंजमेंट मतलब बदलना, तो उसी को हम संविधान संशोधन कहते हैं। 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था आपका 2002 में था, वह शिक्षा से ही संबंधित है। 2002 में कहा गया एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 से, संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया 21 से, और अनुच्छेद 21 जो होता है एक प्रकार से अनुच्छेद 21 के ए में जोड़ा गया शिक्षा का अधिकार। ठीक, ध्यान रखेंगे क्या जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार एक प्रकार से क्या है, एक प्रकार से आपका अधिकार अब मौलिक अधिकार हो चुका। अनुच्छेद 21 चूंकि क्या है भाई, क्या है वह, तो एक प्रकार से वह मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। 12 से आप देखेंगे 35 तक अनुच्छेद जितने भी आते हैं आपके, वह मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद जो है वो नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। जो नीति निर्देशक तत्व होता है उसका मतलब होता है कि जो सरकार हो वह लागू करेगी, उसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं, अगर आपको ऐसा नहीं किया जाता है तो मौलिक अधिकार के माध्यम से आप सुप्रीम कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस भी कर सकते हैं। ठीक है, आप बात ध्यान रखेंगे अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है या फिर आपके मौलिक अधिकार आपको नहीं मिल रहे हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। जिससे राज्य को जिम्मेदारी देते हुए जो है निम्न प्रावधान किया गया
कि राज्य कानून के दायरे में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक प्रकार से ये शिक्षा का अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है आपका कब आया था? 2002 में आया था, जब 86वां संविधान संशोधन हुआ था भारतीय संविधान में। ठीक, 86 नंबर पर, मतलब कि मतलब कि इससे पहले 85 बार संविधान में हेर-फेर की जा चुकी थी। उसके अंत में 86वीं बार जब हेर-फेर की गई तो इसको हमने अपने संविधान में शामिल किया, 2002 की बात है। आगे देखते हैं, धारा 45 क्या है? धारा 45 क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट धारा है, समझते हैं इसको। वर्तमान समय में शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। समवर्ती सूची मतलब क्या होता है? 3 प्रकार की सूची होती है। भारतीय अगर बात की जाए संविधान के अंतर्गत 3 सूची होती हैं। एक होती है आपकी केंद्र सूची, और एक होती है राज्य सूची, और एक होती है समवर्ती सूची। तो भैया आपको जाहिर सी बात है पता चला, केंद्र सूची मतलब इस पर केंद्र सरकार बनाएगी। इस केंद्र सूची में ऐसे-ऐसे हमने जो है तमाम से ऐसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो गया और ट्रेड वगैरह हो गया, इंटरनेशनल जो है व्यापार वगैरह हो गया, इन सभी को हम केंद्र सूची के अंतर्गत रखते हैं। मतलब केंद्र सूची में ऐसी चीज़ों को हम रखते हैं जिस पर केवल और केवल केंद्र सरकार ही कानून बनाती है। और जो राज्य सूची होती है, इसमें ऐसे जैसे कि मान लेते हैं राज्य सूची में पुलिस वगैरह होती हैं, उस पर राज्य सूची कानून बनाती है, मतलब कि राज्य सूची के अंतर्गत पुलिस वगैरह शामिल है। इसलिए पुलिस वगैरह देखते हैं राज्य की होती है, उत्तर प्रदेश पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस, राजस्थान पुलिस। ठीक, इस प्रकार से आप देखे होंगे। तो कहीं न कहीं पे राज्य सूची में जो भी विषय शामिल होते हैं, उस पर जो आपका कानून हो कोई बनेगा, तो वह राज्य सरकार बनाएगी, मतलब विधान जो सभा होगी, विधान परिषद होगी, वो मिलकर के बनाएँगी। जिस राज्य में विधान परिषद नहीं होगी, वहाँ पर विधानसभाएँ मिलकर के बनाएँगी, मतलब विधानसभा मिलकर के बनाएगी। विधानसभा में बहुत सारे सदस्य होते हैं, उन सदस्य के एक प्रकार से 2/3 बहुमत के माध्यम से कोई कानून पारित होता है, उस पर एक प्रकार से सभी के हस्ताक्षर होते हैं, राज्यपाल वगैरह तमाम सारे मुद्दे क्लियर करते हैं, उसके बाद में कानून बन जाता है। लेकिन अब बात की जाए केंद्र स्तर पर, तो केंद्र स्तर में आपका संसद होता है, वह कानून बनाती है। विधायिका कौन है? संसद ही तो विधायिका। विधायिका मतलब होता है विधि बनाने वाली। विधि क्या होती है? कानून। कानून को हम क्या कहते हैं? विधि कहते हैं। ज़्यादा डीप में जाएँगे तो आप पॉलिटिकल साइंस में घुस जाएँगे और ज़्यादा आपको कठिन लगेगा। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ताकि केंद्र सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची आपके समझ में आ जाए। ठीक, तो आपसे धारा आपसे पूछेगा ज़रूर 45। तो चूँकि शिक्षा जो है, शिक्षा को अब ऐसी सूची, कुछ कुछ ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो होती है दोनों कानून बनाती है। दोनों कानून बनाती है। जैसे मान लेते हैं शिक्षा वगैरह पर जो है दोनों सरकारें कानून बनाती हैं। अब ऐसे में मेरे भाई बात करें, अगर मान लेते हैं किसी मुद्दे पर राज्य सरकार ने भी कानून बना दिया और किसी मुद्दे पर आपकी केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया। अब उसमें जो है आप मान लेते हैं चर्चा विवाद छिड़ा कि आखिरकार किसका कानून माना जाए। तो उस श्रेणी में, उस दशा में केंद्र को सर्वोपरि माना जाएगा, मतलब कि केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून को हम आगे रखेंगे। तो यहाँ पर समझिए शिक्षा जो है आपकी कैसी सूची में है? समवर्ती सूची में है। आपसे ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि शिक्षा किस सूची में है? तो समवर्ती सूची में है। धारा 45 से क्या है? तो धारा 45 से यह बताती है कि शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने का क्या है? अधिकार प्राप्त है। भारतीय संविधान की धारा 45 का संबंध निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के संबंध में है। इस धारा के अनुसार राज्य इस संविधान में लागू होने के समय में 10 वर्ष के अंदर सब बच्चों के लिए, जब तक वे 14 वर्ष की आयु पूर्ण न कर लेंगे, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। कोई बाध्यता नहीं है राज्य के ऊपर कि वह राज्य ऐसा करेगा ही करेगा, लेकिन अब उसको करने पर बाध्यता, मतलब क्या देखते हैं वैसे राज्य कर देते हैं, इतना तो सभी राज्य करेगा, तो कि वोट बैंक की राजनीति करनी है तो भाई उतना तो करना पड़ेगा आपको। ठीक, तो कहीं न कहीं पे ये जो अनुच्छेद 45 है, इसका संबंध किससे है? भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व से है। नीति निर्देशक तत्व का मतलब होता है कि कानून, ऐसा कानून मतलब ऐसे नियम जो कि जो है राज्य को बताए गए हैं कि राज्य समय-समय पर अपने हिसाब से उसको करे या ना करे, वो राज्य के ऊपर डिपेंड है। ठीक, तो राज्य चाहे तो कर भी सकती है, नहीं चाहे तो नहीं भी कर सकती है। लेकिन जब बात मौलिक अधिकार की आएगी, अगर मौलिक अधिकार में ये बातें लिखी गई आपके, तो आपको राज्य को करना पड़ेगा। वैसे कोई भी राज्य इसको करने से कतराएगा नहीं, सारे राज्य सरकारें करती हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब यही होता है। अगला प्रश्न देखिए आप सभी लोग। अगला प्रश्न यह है, यूनिसेफ क्या होता है? यूनिसेफ, चौथा नंबर प्रश्न, यूनिसेफ क्या होता है? जून 1980 में शिक्षा के क्षेत्र में यूनिसेफ की सहायता से विषय व्यापी सर्वेक्षण, मूल्यांकन, सर्वेक्षण को सर्वे वगैरह कहा जाता है, सर्वेक्षण, मूल्यांकन, ठीक ध्यान रखें क्या जो है मूल्यांकन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इसमें शिक्षा में यूनिसेफ के आर्थिक योगदान का सांख्यिकीय जो है क्या किया गया? मतलब कि पर्यावलोकन किया गया। गुणात्मक मूल्यांकन से निम्नलिखित तथ्य जो है हमारे सामने आते हैं, उन तथ्यों को हम देखते हैं।
तथ्य सामने आया कि सभी बच्चों को जो है प्रभावात्मक ढंग से शिक्षा देने के लिए तैयार किए गए व्यापक सुधार कार्यक्रम पर अधिक मतलब अभी तक केवल कुछ ही देशों में जो है क्रियान्वीकरण किया गया। मतलब कि प्रभावात्मक ढंग से शिक्षा देने को तैयार कुछ ही देशों में एक प्रकार से अभी कार्यक्रम चालू है। अधिकांश देशों में यूनिसेफ के माध्यम से काफ़ी सुधार हुआ है। यूनिसेफ के सहयोग से पठन पाठन सामग्री, विशेष रूप से पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने की राष्ट्रीय क्षमता को बढ़ाने में भी सफलता मिलती है। वहीं बात की जाए विश्वविद्यालयों में तो विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में पानी, भोजन, संतुलित आहार और बच्चों के पालन पोषण आदि से संबंधित शिक्षा का समावेश करने में पूर्णतः सफलता अभी तक नहीं मिली है। यूनिसेफ एक प्रकार से ऐसी संस्था होती है जो कि क्या करती है, तमाम सारे क्षेत्रों में वह कार्य करती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कार्य करती है। तो शिक्षा के क्षेत्र में उसने वो तमाम सारे मुद्दे जो हमने बताए वह उन्होंने कार्य किया, लेकिन अधिकतर देश उसको नहीं मानते। कोई कोई मानते तो उतना सही तरीके से कर नहीं पाते। तमाम प्रकार की भी कठिनाइयाँ आ रही हैं। आगे देखते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी की आखिरकार क्या उपयोगिता है। वर्चुअल यूनिवर्सिटी की क्या उपयोगिता है? बड़ा ही आसान प्रश्न पूछा गया आपसे और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी क्या होती है, समझें इसको। विश्वविद्यालय, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जितने भी लोग जुड़े गए हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने भी लोग देख रहे हैं। ओके, विश्वविद्यालय जो इंटरनेट के माध्यम से अपना कार्य संचालन कर रहे हैं वे ई यूनिवर्सिटी मतलब कि एक प्रकार से ई यूनिवर्सिटी या आभासी विश्वविद्यालय कहलाते हैं। आभासी विश्वविद्यालय मतलब जिसका हम आभास करें, या ई यूनिवर्सिटी कहलाते हैं, जो कि एक प्रकार से इंटरनेट के माध्यम से अपना कार्य संचालन कर रहे हैं इस समय। ठीक, तो विश्वविद्यालय बहुत सारे आप देखते होंगे, कोरोना में बहुत सारे विश्वविद्यालय ने इंटरनेट के माध्यम से तमाम सारे कार्य संचालित किए, पढ़ाई भी करवाई, जहाँ तक आप देख सकते हैं। ठीक, लेकिन उतने सही तरीके से पढ़ाई आपकी हो नहीं पाई, ये अलग बात है। ठीक, उसके लिए कुछ निजी जैसे मैं शुक्ला डी पॉइंट हो गया आपके साथ जुड़ा हुआ है। ठीक, अब मैं कोई विश्वविद्यालय थोड़ी ना हूँ, लेकिन आपको पढ़ा रहा हूँ, आपके तमाम सारे डाउट्स हैं उनको क्लियर करने का प्रयास करता हूँ, और आप सभी लोग संतुष्ट भी होते हैं जहाँ तक बात की जाए तो। ठीक, चलिए यहाँ पर आगे देखें तो इन विश्वविद्यालयों में विभिन्न प्रकार की डिग्री व सर्टिफिकेट कोर्स, यहाँ तक कि पीएच मतलब कि एक प्रकार से पीएचडी कार्यक्रम भी चल रहे हैं मतलब कि यूनिवर्सिटीज़ में। इनका वातावरण परंपरागत अध्ययन मतलब कि अधिगम प्रणाली, अधिगम मतलब क्या होता है, सीखने, और प्रणाली मतलब होता है एक प्रकार से प्रक्रिया। तो जो अधिगम वाली प्रक्रिया परंपरागत रूप से अभी तक चली आ रही थी उससे कुछ लोग अलग हुए हैं और आधार पर ही कृत्रिम रूप से बनाया जाता है। इस विश्वविद्यालयों की परिधि असीमित होती है। इस विधा में जो है विद्यार्थी केवल क्या करता है, संचार उपकरणों के माध्यम से के द्वारा ही नहीं बल्कि क्या होता है, ये उपकरणों व माध्यमों के द्वारा ही ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकता है। उसका मूल्यांकन भी ई माध्यम के द्वारा किया जाता है। ई माध्यम मतलब इंटरनेट के माध्यम से। तो एक प्रकार से आप देखते होंगे आप सारी चीज़ क्या हो गई आपकी, ऑनलाइन हो गई है। हर एक चीज़ दुनिया की ऑनलाइन हो रही है। लगातार लोग डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। लगातार आप देखेंगे जो पुरानी परंपरागत रूप से पढ़ाई होती थी वह अब खत्म हो रही है। लगातार आपके पाठ्यक्रम में चेंजमेंट होते हैं, नई नई शिक्षा नीतियाँ आती हैं, वह लागू होती हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। और अब ऐसा आ चुका है कि आप घर बैठे अपना पेपर भी दे सकते हैं और सारे मुद्दे आप कन्फर्म या क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तमाम सारी चीज़ें आगे देखते हैं भाई। इन विश्वविद्यालयों का आधार डिजिटल लाइब्रेरी, सूचना प्रौद्योगिकी उपकरण, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक सूचना संसाधन, और उसके बाद में सीडी रोम संसाधन, वेब संसाधन, ई जर्नल, नेटवर्क समाचार तथा इलेक्ट्रॉनिक सम्मेलन, बुलेटिन बोर्ड सर्विस तथा डिस्कशन फोरम इत्यादि करना है। तो इन विश्वविद्यालय मतलब कि जो एक प्रकार से ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो कि एक प्रकार से जिसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कहते हैं, उसी को यानी ऑनलाइन जिसमें पढ़ाई होती है, ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं, उसी को वर्चुअल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। इसकी विशेषताएं हमने आपको बता दी, सारे मुद्दे हमने समझा दिए। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उसको आप लोग देखिएगा। आगे देखते हैं जो है बालवाड़ी क्या होती है। बालवाड़ी क्या है? 10 माह की अवधि हेतु प्रति बालवाड़ी खर्च जो आती है 6,000 रुपये आता। तो आपसे पूछ सकता है प्रश्न कि 10 माह की अवधि हेतु प्रति बालवाड़ी खर्च जो होती है वह कितने रुपए आती है भाई? तो 6,000 रुपये आता है। प्रत्येक बालवाड़ी में औसतन 18 बच्चे पढ़ते हैं। क्या बालवाड़ी एक प्रकार से अध्ययन बिंदु है, अध्ययन केंद्र है। तो उस बालवाड़ी में एक प्रकार से औसतन एक बालवाड़ी में 18 बच्चे पढ़ते हैं। स्थानीय समुदाय से एक युवा महिला शिक्षक का कार्य करती है। कोई एक महिला होती है जो कि उसी स्थान से होती है, उसी गांव या उसी क्षेत्र से होती है और वह पढ़ाने जाती है। और 18 बच्चे अधिकतम मतलब औसतन होते हैं।
मतलब औसतन, अधिकतम नहीं, औसतन और भी हो सकते हैं, मतलब अधिकतम और हो सकते हैं, लेकिन औसतन मतलब एक प्रकार से बीच में। मान लो जाए कि किसी में हो सकता है 14 बच्चे हों, किसी में हो सकता है 24 बच्चे हों, तो उन सभी को मिला करके आप 18 बोल सकते हैं कि औसतन रूप से। इनकी स्थापना नगर महापालिका के विद्यालयों यानी सामुदायिक स्थलों, शिक्षक या गृह या पूजा स्थलों में की जाती है। प्रथम ट्रस्ट इन स्थानों के किराए का भुगतान नहीं करता, परंतु इसके लिए मूलभूत प्रशिक्षण तथा अधिगम सामग्री प्रदान करता है। शिक्षकों को प्रतिमाह 250 का भुगतान प्रथम जो है द्वारा किया जाता है। 250 रुपये का दिया जाता है। पहले आप देखते होंगे तमाम सारी चीज़ें, जैसे बहुत सारे एकल विश्वविद्यालय आया था, एकल विद्यालय एक योजना चली थी। एक प्रकार तमाम सारी योजनाएं आती थी पहले। आप पुराने ज़माने में अपने पिता उता जी से पूछेंगे तो उनको पता होगा। चाक, स्याही और एक प्रकार से बोर्ड वगैरह मिला होगा उनको पढ़ाने के लिए बच्चों को, या आपके गाँव में किसी न किसी तो को हर गाँव में मिला था। तो सारी चीज़ें वही सारी चीज़ें हैं, ठीक, ध्यान रखेंगे आप। क्या हमने बताया, बालवाड़ी, तो बालवाड़ी व्यवस्था भी वही एक प्रकार से एकल विद्यालय चलता था। ओके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। आवाज़ वगैरह सारी जा रही मेरे भाई, आवाज़ वगैरह सारी जा रही है? अगर नहीं जा रही तो उसको भी बताने का प्रयास करें। आवाज़ शायद मुझे अभी तक लगता था कि आवाज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी, अब आपकी आवाज़ क्लियर हुई होगी। अब आपकी आवाज़ क्लियर हुई होगी। क्लियर हुई ना मेरे भाई? चलिए, चूँकि वह भूल गए थे यार वही लगाना, आपका क्या बोलते हैं इसको, माइक लगाना ही भूल गए थे। आपके कमेंट्स आ रहे थे, मैंने उसको देखा नहीं। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे भाई। चलिए 7वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, कंप्यूटर। क्या आया आपके सामने प्रश्न? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर क्या होता है? एक प्रकार से वह स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो सूचनाओं को ग्रहण करती है और उनका संचयन करती है, मतलब इकट्ठा बनाए रखती है जब तक भी उसमें कोई संशोधन वगैरह नहीं किया जाता। उनको संशोधित करना हो, किसी सूचना को कुछ चीज़ बदलना हो और तथा कोई भी चीज़ का मतलब करना हो उसमें, तो उसका तमाम सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं और उन्हें पुनः प्राप्त भी हम कर सकते हैं। कोई चीज़ आप डिलीट कर दें, जो ऐसे मान लेते हैं आप मोबाइल में कोई चीज़ रखें तो अब एक ट्रेस वाला सिस्टम आ चुका होगा, बड़ी बड़े फ़ोन में आप देखे होंगे। ट्रेस मतलब कि अगर एक बार आपसे कोई फ़ोटो डिलीट हो गई तो उस फ़ोटो को पुनः आप मंगवा सकते हैं। तो एक प्रकार से अब यह व्यवस्था मोबाइल फ़ोन में भी आने लगी, पहले ये कंप्यूटर्स वगैरह में आती थी, ठीक। तो इसमें कोई दिक्कत की बात होनी नहीं चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं और भी मुद्दों को समझते हैं। समझ में आ रही ना बातें मेरे भाई? चलिए 8वां नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रौढ़ शिक्षा को स्पष्ट कीजिए। प्रौढ़ शिक्षा क्या होती है, इसको आपको स्पष्ट करना है और कैसे स्पष्ट करना जानते हैं इसको। देखें भैया, प्रौढ़ शिक्षा एक ऐसी शिक्षा होती है जो प्रौढ़ों को दी जाती है। प्रौढ़ कौन होते हैं भाई? आपने शिक्षा शास्त्र में BA सेकेंड ईयर में जब पढ़ा होगा तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जरूर पढ़ा होगा, मतलब शिक्षा मनोविज्ञान। उसमें हमने आपको शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था बताई होगी। तो उसी प्रौढ़ावस्था को, जब प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करता है तो उसी को हम प्रौढ़ जो है शिक्षा कहते हैं। समझते हैं? तो प्रौढ़ शिक्षा जो होती है एक ऐसी शिक्षा होती है जो प्रौढ़ों को दी जाती है। इसके माध्यम से उन व्यक्तियों को साक्षर बनाया जाता है जो कि एक प्रकार से पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं, उनको हम पढ़ा लिखा बनाने का प्रयास करते हैं, मतलब कि वह लिख सकें, अपना सिग्नेचर वगैरह कर सकें। जो दीर्घायु के होते हैं, मतलब थोड़े बड़े होते हैं, प्रौढ़ हो चुके हैं। अब प्रौढ़ावस्था कब चालू होती है आपकी? 18-19 साल के बाद आप देखेंगे तो प्रौढ़ावस्था आपकी चालू होती है। लगभग 18 वर्ष के बाद में आपकी प्रौढ़ावस्था चालू होती है। मान लें तब तक आपने कुछ पढ़ाई नहीं की तो उन लोगों के लिए व्यवस्था अपनाई जाती है प्रौढ़ शिक्षा की। समझ में आ रही बात है? मतलब कि बुड्ढो नहीं बोल सकते, मतलब ऐसे व्यक्ति जो कि 18 साल तक बिल्कुल नहीं पढ़े, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ नहीं पढ़े, नर्सरी KG कुछ ना पढ़ा, उसके बाद में उनकी पढ़ाई करवाई जाए तो ऐसे में मतलब साक्षर बना कि वह सिग्नेचर वगैरह कर सके अपना और सारी बातें समझ सके, कुछ पढ़ सके, हिंदी पढ़ सके, लिख सके, ऐसी चीज़ें पढ़ाना, ठीक। साक्षर का मतलब क्या होता है? कहते हैं लोग केरल में इतने लोग 94.6% साक्षर लोग हैं। तो साक्षर का मतलब ये नहीं कि सभी लोग वहाँ पर पढ़े लिखे हैं, बहुत ज़्यादा जानकार हैं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर पढ़े लिखे का मतलब होता है मतलब साक्षर का सीधा सा मतलब होता है कि साक्षर मतलब कि आप अक्षर पढ़ लें और अक्षर लिख लें, मतलब आप लिखना पढ़ना जानते हैं, मतलब आप क्या हैं? साक्षर हैं, ठीक। ध्यान रखेंगे इस बात को। तो जो दीर्घायु के होते हैं अथवा सामान्य रूप से जिनकी अवस्था 18 वर्ष से अधिक आयु की होती है, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में यह धारणा प्रचलित है कि यह निरक्षर लोगों को साक्षर बनाने की एक प्रक्रिया होती है। यह एक निरक्षर को साक्षर बनाती है। सीखना, पढ़ना, गणना करना या फिर कोई चीज़ ज्ञात करना हुआ इसका मुख्य कार्य होता है। सन 1947 ईस्वी में राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सभा में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आपसे पूछेगा भारत के सबसे
पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। 1947 के बाद में राष्ट्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड सभा में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने क्या कहा था? क्या कहा भाई इन्होंने? आज़ाद साहब ने कहा कि प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य केवल वयस्क को साक्षर बनाना मात्र नहीं होता है, बल्कि इसके अंतर्गत वह सभी प्रकार की शिक्षा आ जाती है जो प्रत्येक नागरिक को जनतांत्रिक व्यवस्था का विवेकपूर्ण सदस्य बना सके। ठीक है, इन्होंने बताया था। आगे देखते हैं भाई, अगला प्रश्न आपका सामने 9वां नंबर प्रश्न है, ई लर्निंग से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन ई लर्निंग बाय द ई लर्निंग? तो व्हाट डू यू मीन बाय ई लर्निंग, क्या समझते हैं आप ई लर्निंग से? समझें। ई लर्निंग मतलब इंटरनेट से के द्वारा लर्निंग किया जाए, इंटरनेट लर्निंग। ई लर्निंग का मतलब इंटरनेट लर्निंग, ई का फुल फॉर्म क्या? इंटरनेट। और लर्निंग मतलब होता है सीखना, लर्निंग मतलब होता है अधिगम। शिक्षा शास्त्र में जब भी लर्निंग शब्द मिले तो मतलब उसका क्या होता है? क्या? अधिगम। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ई लर्निंग स्पष्ट रूप से अधिगम की वह प्रक्रिया होती है जिसमें सूचना या सामग्री के वितरण के लिए एक साथ नेटवर्क, अंतरक्रिया तथा सुविधा का प्रयोग किया जाता है। केनेट महोदय एक व्यक्ति हैं, शिक्षा शास्त्री ही हैं, इन्होंने बताया कि ई लर्निंग एक प्रभावशाली शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जिसकी रचना ई डिजिटल शिक्षण सामग्री, स्थानीय समुदाय, ट्विटर और उसके बाद में वैश्विक समुदाय की सहायता व संपर्क द्वारा संयुक्त रूप से होती है। ई लर्निंग का मतलब जो इंटरनेट के माध्यम से आप जानकारी वगैरह प्राप्त करते हैं, कोई चीज़ आप इंटरनेट के माध्यम से सीखते हैं, उसी को हम ई लर्निंग कहते हैं। अब आजकल इंटरनेट से हर एक चीज़ आप सीख सकते हैं। आप अगर आपका सर दर्द कर रहा है तो आप सर्च करेंगे गूगल पर कि जो है सर दर्द करने की दवा, तो आपको कुछ ना कुछ दवा के बारे में आपको बता देगा। उसको कैसे लेना वह भी आपको मिल जाएगा। आप बहुत सारे ऐप ऐसे जो है उपलब्ध है प्ले स्टोर पर जिसमें आप तमाम सारे आयुर्वेदिक की दवा कौन किसके लिए काम आती है, अपनी बॉडी कैसे फिट रखें, इसके लिए भी तमाम सारे ऐप प्रचलित हैं। तमाम प्रकार की चीज़ें आप देखेंगे तो सभी को लेकर के इंटरनेट पर तमाम सारी जानकारी उपलब्ध है। बस जानकारी का उपयोग हम सही तरीके से कर नहीं पाते, उसका उपयोग हमको करना चाहिए और यही करने की प्रक्रिया जो होती है उसी को हम अधिगम यानी जो है ई लर्निंग कहते हैं। ठीक, मतलब कि इंटरनेट लर्निंग। ओके, ध्यान रखेंगे। समझ में आ गई बातें, आगे समझते हैं। 10वां नंबर प्रश्न देखें आप सभी लोग, महिला समाख्या। महिला समाख्या क्या है? स्पष्ट कीजिए। महिला समाख्या कार्यक्रम है एक प्रकार का। तो महिला समाख्या कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं, विशेष रूप से सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई जो महिला वर्ग होती थी, उनको शिक्षा और अधिकार संपन्न करने का एक ठोस कार्यक्रम है। पता होगा आपको लगभग 2004 से 5 के आसपास में आप इन सभी जो है मतलब कि पुराने मतलब कि थोड़ा आप 4-5 साल 10 साल पीछे जाएंगे तो आपको कुछ एक महिला होती थी गांव में, उस मतलब कि गांव की सभी महिलाओं को साक्षर बनाती थी, पढ़ने लिखने का कार्य कराती थी। तो वो होता था महिला समाख्या योजना। महिला समाख्या कार्यक्रम जो था उसमें महिलाओं को साक्षर बनाने के एक प्रकार से चेष्टा की गई थी। ठीक, यह योजना 10 राज्यों में 53 जिलों में लगभग 9,000 से अधिक गाँवों में चलाई जा रही है। मतलब पहले चलाई जा रही थी, अब उतना सही तरीके से आप सभी लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं तो ऐसे में अब इस योजना का कोई उतना महत्व नहीं रहा, लेकिन फिर भी पहले तो रहा, जब ये चली थी तो बहुत महत्व था इसका। ठीक, आगे देखें, इस योजना का उद्देश्य क्या था? महिलाओं की छवि और आत्मविश्वास को बढ़ाना था। ऐसे वातावरण का निर्माण करना जिसमें महिलाएं वह ज्ञान और सूचना प्राप्त कर सकें जो उन्हें समाज में रचनात्मक भूमिका निभाने में सहायता प्रदान करे। प्रबंध का विकेंद्रीकरण और भागीदारी तरीके का प्रयोग करना। महिला संघ मतलब कि संघों को गाँव में शैक्षिक गतिविधियों का मूल्यांकन और निरीक्षण करने योग्य बनाना। महिला और किशोर उम्र की लड़कियों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना तथा औपचारिक और अनौपचारिक मतलब कि जो औपचारिकोत्तर होते हैं शिक्षा कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी को बढ़ाना। मतलब जो एक प्रकार जो सही तरीके से शिक्षा जो स्कूली शिक्षा होती है और एक प्रकार से आमतौर पर व्यवहारिक शिक्षा होती है, इन सभी को जानने के बारे में उनको उत्सुक करना। महिला संघ वे केंद्र बिंदु हैं जहां सभी गतिविधियों की योजना बनाई जाती है और जहां महिलाएं मिल बैठ करके अपनी समस्याओं पर विचार करती हैं। तो एक प्रकार से ये महिला संघ होता है जहां पर महिलाएं अपनी समस्याओं का एक प्रकार से बातचीत करके निदान करती हैं। गांव में उसी को परपंच कहा जाता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं उसको। तो यहाँ पर आपको महिलाओं की छवि को बढ़ाने के लिए एक प्रकार से योजना चालू की गई थी। हमने भी देखा और हमने भी ना हमारे गाँव में ये योजना जो है हमने देखा था इसको शायद। ठीक, ध्यान रखेंगे। ये यही योजना थी या फिर कोई दूसरी थी, लेकिन उसमें भी जो है हमारी माता जी पढ़ने जाया करती थी। मतलब कि पढ़ने क्या, वो पढ़ी लिखी थी, लेकिन अब एक प्रकार से जब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति ही उसमें जाएगा चालू करेगा तभी तो लोग आप मतलब कि गाँव के इधर उधर से जाएंगे। तो एक प्रकार से सभी लोग एक प्रकार से बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा होती, सभी लोग पढ़ती थी साथ में बैठ करके। चलिए बहुत पहले की बात है, आगे देखते हैं।
11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपका, वैश्विक तापन क्या होता है? वैश्विक तापन क्या है? वैश्विक तापन एक प्राकृतिक घटना है। वर्तमान समय में भूमंडलीय उष्णता एक जटिल समस्या होती है। वैश्विक तापन मतलब होता है कि जब विश्व में तापमान बढ़ जाए। और जब कैसे तापमान बढ़ता है? क्योंकि जब सूर्य भगवान एक प्रकार से लंबवत होते हैं तो उनकी जो किरणें होती हैं सूर्य पर मतलब कि एक प्रकार से पृथ्वी पर पड़ती हैं। क्योंकि गर्मी क्यों बढ़ती है? जब आप अधिक मात्रा में क्या करेंगे, प्रदूषण फैलाएंगे तो उससे गर्मी बढ़ेगी। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गर्म होती है और गर्म वायु हो जाएगी। इस प्रकार से आप धूप वगैरह आएगी तो और ज़्यादा गर्म होगी, और उसके कारण से क्या होगा, गर्म वायु के संपर्क में वातावरण जो होगा वह भी गर्म हो जाएगा। ऐसे में वातावरण गर्म होने से क्या हो जाएगा, वो हवाएं जब चलेंगी जा करके पहाड़ों से टकराएंगी, उससे क्या होगा, बर्फ़ वगैरह पिघलना प्रारंभ हो जाएंगे। और जब बर्फ़ पिघलेंगे जो पर्वतों पर हैं ग्लेशियर वगैरह, तो ग्लेशियर पिघलेगा, उसके कारण से क्या होगा, समुद्र का जलस्तर क्या होगा, बढ़ेगा। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो जल जो होगा नदियों के माध्यम से, नदियों में बाढ़ वगैरह की समस्या आएगी, तमाम सारे क्षेत्र डूब जाएंगे और वो नदी का पानी आकर के समुद्र में गिरेगा। समुद्र में जो द्वीप वगैरह है वह डूबना प्रारंभ कर देंगे, तटीय इलाके डूब जाएंगे, बहुत सारी वनस्पतियाँ नष्ट हो जाएंगी। ऐसे में वैश्विक तापन के बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम है मेरे भाई। ओके, ध्यान रखेंगे इस बात को। तो वैश्विक तापन एक क्या है, प्राकृतिक घटना होती है। वर्तमान समय में भूमंडलीय उष्णता एक जटिल समस्या है। इसका मुख्य कारण प्रदूषण होता है, विशेष रूप से कार्बन आधारित ईंधन जैसे पेट्रोल, डीजल आदि के दहन से उत्पन्न हुआ प्रदूषण। जैसे जैसे जलाए जाने वाले जैव ईंधन की मात्रा बढ़ रही है, मतलब कि GHG यानी ग्रीन हाउस गैसें की परतें जो है मोटी होती जा रही हैं। परत धरातल से होने वाले पार्थिव विकिरण को रोकती हैं, जिसमें पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। भूमंडलीय उष्णता के कारण से संपूर्ण पृथ्वी की जलवायु में परिवर्तन हो रहे हैं। जैसा हमने बताया आपको तमाम सारे, जैसे भाई जैविकीय चीज़ें जब परिवर्तन कैसे आता है पूरे के पूरे, उसमें आप जियोग्राफी में थोड़ा घुसेंगे तब आपको पता चलेगा। जैसे ग्लेशियर पिघले तो भाई नदी बढ़ी, नदी के आसपास के इलाके डूबे, वहाँ की वनस्पतियाँ खत्म होगी, तो एक प्रकार से जलवायु में भी परिवर्तन धीरे धीरे आना प्रारंभ हो जाएगा। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहेगी, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा में नवाचार क्या है? नवाचार माने नवीनता। शिक्षा में नवाचार क्या है? नवाचार से अभिप्राय प्रचलित परंपरा में नवीनता का समावेश होता है, कि जैसी कोई परंपरा चल रही है उसमें कोई हम नया चीज़ कर दें। ठीक, जिस प्रकार से मान लेते हैं हम पहले कुछ और तरीके से पढ़ा रहे थे, उसमें कुछ नया बता दिया आपको, तो क्या होगा, नवाचार हो गया। शिक्षा में हमेशा नवाचार होना चाहिए, बिना नवाचार के शिक्षा अधूरी रहती है। जैसे आप करंट अफेयर्स जो पढ़ाया था वह नवाचार का ही प्रतीक है। तो शिक्षा में नवाचार से अभिप्राय स्थापित शिक्षा प्रणाली में नए व्यवहार अर्थात नवीन विधियों का, रीतियों का समावेश करती है। यूनेस्को जो संस्था है उसका सम्मेलन हुआ 1971 ईस्वी में। वहाँ पर बताया गया कि नवाचार एक नूतन, क्या हो, नूतन माने होता है नवा, नवाचार एक नूतन विचार का प्रारंभ होता है। क्या, नवाचार एक नूतन विचार का प्रारंभ है। यह एक प्रक्रिया या फिर तकनीकी होती है, टेक्निक होती है, जिसका विस्तृत उपयोग मतलब कि बड़े स्तर पर उपयोग प्रचलित व्यवहारों तथा तकनीकों के स्थान पर किया जाता है। किसका? नवाचार शिक्षा का। ओके, किया जाता है। यह परिवर्तन के लिए मतलब कि यह परिवर्तन के लिए परिवर्तन नहीं है, अपितु इसका जो है कार्यान्वयन और निर्माण परीक्षण और प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। हो सकता है जैसा मैं आज के वीडियो में पढ़ा रहा हूँ, 2 साल बाद अगर इसी वीडियो को मुझे पढ़ाना हुआ तो हो सकता है और अच्छे तरीके से आपको समझाने का प्रयास करूँ, तो एक प्रकार से आप कुछ नया लाने का प्रयास करूँ। तो कहीं ना कहीं पे जैसे जैसे आप देखते होंगे तो तमाम प्रकार की चीज़ें होती है, उसको आप प्रयोग करेंगे, परीक्षण करेंगे, उसके बाद में और वो अच्छा होगा, उसी को हम नवाचार की श्रेणी में रख सकते हैं। वहीं अगले विद्वान आपके हैं, उनका नाम है आपके MB माइल्स। MB माइल्स का कहना है कि नवाचार सोच समझ करके किया जाने वाला क्या है, एक नवीन विशिष्ट परिवर्तन होता है, जिसे किसी प्रणाली के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक प्रभावशाली समझा जाता है। कि मान लेते हैं पहले आपने जो है कुदाल बनाई, तो कुदाल आपकी जो है 4 इंची चौड़ी, मतलब कि 4 इंची, हाँ मान लेते हैं 9 इंची चौड़ी थी। अब उसको थोड़ा और खोदना हुआ आपको, तो मान लेते हैं जो है आपने बताया कि 15 इंची चौड़ी कुदाल आपने बनवा ली। तो कहीं ना कहीं पे मेरे भाई मतलब 15 इंची चौड़ी क्या, 4 इंची पहले आपने कुदाल बनवाई, 4 इंची बहुत हो गई, 4 इंची आपने कुदाल बनवाई। उसके बाद में क्या हुआ, आप उससे सही तरीके से आप गुड़ाई नहीं कर पाते, तो आपने क्या किया, 9 इंची की जो है बनवा ली, फाड़वा बनवा लिया, उससे अच्छे तरीके से आप जो है गुड़ाई कर रहे हैं। तो फाड़वा चूँकि क्या है, कुदाल में एक नवा प्रयोग है। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसलिए एक प्रकार से जानबूझ करके आपने प्रयोग किया है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपने उसमें प्रयोग किया, प्रयोग के माध्यम से उसमें थोड़ा संशोधन किया, संशोधन के माध्यम से आपको कोई नई चीज़ प्राप्त हुई। तो इसी प्रकार शिक्षा में जब भी हमें कोई किसी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं, संशोधन करते हैं। उसके बाद में क्या होता है, हम उसके नई चीज़ों को इंक्लूड कर देते हैं। यही होती है नवाचार, यही होती है नवीनता, यही होता है नूतन। आगे देखते, समझ में आ गई बातें।
अगला समझते हैं 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर टिप्पणी लिखिए। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर टिप्पणी लिखिए। देखिए भैया, वर्तमान में साक्षरता को मानव संसाधन विकास के लिए एक जो है अपरिहार्य घटक के रूप में स्वीकार किया जाता मतलब कर लिया गया है। यह सूचना और प्राप्ति तथा इसमें भागीदारी करने का एक आवश्यक यंत्र है। यह व्यक्ति के विकास एवं राष्ट्रीय प्रगति के लिए क्या होता है, एक पूर्वेक्षा होता है। भारत सरकार ने सन 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन प्रारंभ करने का निर्णय लिया। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे पूछेगा राष्ट्रीय शिक्षा मिशन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1986 में लिया गया। इस निर्णय के आधार पर जो है इस निर्णय के आधार पर मिशन के कार्यक्रमों को सन 1988 में लागू किया गया। आपसे पूछेगा मिशन के कार्यक्रमों को कब लागू किया गया, 1988 में। इन कार्यक्रमों का लक्ष्य जो था वो 1995 तक 15 से 35 वर्ष मतलब कि 15 से 35 आयु वर्ग के 8 करोड़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान कराना था। इसके लिए सरकार ने समग्र साक्षरता अभियान, आपसे पूछेगा समग्र साक्षरता अभियान कब लागू हुआ, 1990 में। प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय तथा जन शिक्षण जो है निलयम कब, 1988 में दोनों लागू हुए। ये कार्यक्रम चलाए गए कब, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय 1988 में। आपसे एग्जाम से पूछेगा कब, तो 1988 में। जन शिक्षण जो है निलयम कब, तो 1988 में। ध्यान रखेंगे इस बात को। आपसे पूछेगा कि सन 1995 तक जो है कितने आयु के मतलब कि वर्ग के 8 करोड़ निरक्षरों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना था, तो 15 से 35 आयु के लोगों के लिए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए है, क्या दिया गया है यहाँ पर, बहुविध शिक्षा जो है पद्धति क्या है। बहुविध शिक्षा पद्धति क्या है, बहुविध शिक्षा पद्धति। बहुविध शिक्षा पद्धति के अंतर्गत औपचारिक शिक्षा के अतिरिक्त गैर औपचारिक मतलब कि अनौपचारिक प्रशिक्षण स्कूल केंद्र, अपरंपरागत वैकल्पिक स्कूल, प्रौढ़ साक्षरता केंद्र, परंपरागत तथा आधुनिक संचार सूचना प्रणालियों द्वारा सामान्य ज्ञान तथा कौशलों व व्यवसायों की जानकारी प्रदान की जाती है। यूनिसेफ द्वारा चलाए गए मतलब कि चेली बेटी और ब्राक। आपसे पूछेगा कि चेली बेटी योजना किसने चलाई, तो यूनिसेफ ने चलाई। आपसे पूछेगा ब्राक योजना ब्राक कार्यक्रम किसने चलाया, योजना किसने चलाई, तो वह भी किसने चलाई भाई, यूनिसेफ ने चलाई। इस बात के प्रमाण है कि बहुविध शिक्षा प्रणाली चुनौतियों से भरी स्थिति का सामना कर सकती है। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कोई ऐसा नहीं कि जो औपचारिक मतलब कि परंपरागत रूप से आप शिक्षा पढ़ रहे थे, यूनिवर्सिटीज़ में जो आप पढ़ते हैं वो औपचारिक शिक्षा पद्धति के तहत पढ़ते हैं, और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये क्या है, अनौपचारिक रूप से आपको पढ़ा रहा हूँ। चूँकि मैं कोई संस्था नहीं हूँ, ठीक, ध्यान रखेंगे, मैं कोई समिति नहीं हूँ। एक प्रकार से शुक्ला स्टडी पॉइंट है, एक प्रकार से आपका यूट्यूब का चैनल है, ये अनौपचारिक रूप से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक, औपचारिक रूप से नहीं कि आपको मार्कशीट दूंगा, ये दूंगा, मेरे पास वो कुछ भी नहीं है जो आपके विश्वविद्यालय के पास है। आपका विश्वविद्यालय आपको तमाम सारी सुविधाएं प्राप्त करवाता है, वो सुविधाएं मैं आपको नहीं प्राप्त करवा सकता, लेकिन हाँ आपको अच्छे तरीके से जानकारी अवश्य देने का प्रयास करता हूँ। आगे देखते हैं 15 नंबर पर। सभी लोग फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं भाई सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 15 नंबर पर देखें, DWCD क्या होता है, DWCD क्या होता है समझे। भारतवर्ष में यूनिसेफ के द्वारा सहायता प्राप्त एक महत्वपूर्ण संस्था होती है, कौन, DWCD। तो भारतवर्ष में यूनिसेफ ने एक जो है एक प्रकार संस्था का निर्माण किया है, जो कि यूनिसेफ ने बनाया है, चूँकि भारतवर्ष में सहायता प्रदान करेगी शिक्षा के क्षेत्र में। उसका क्या नाम है, DWCD, मतलब कि DWCD जो महिला विकास कार्यक्रमों को मतलब कि कार्यान्वयन कर रही है, वह है डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। क्या, एक प्रकार से यह डिपार्टमेंट एक और है, डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। यह भी एक प्रकार से डेवलपमेंटल, यह भी एक प्रकार से महिला विकास कार्यक्रम से संबंधित है। यह उन कार्यक्रमों को सहायता देने को तत्पर है जिनका कार्य क्षेत्र बाल विकास, महिला विकास तथा स्त्री शिक्षा से संबंधित होता है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त स्त्री पुरुष के समान अधिकार तथा समान अवसरों को प्रावधान को ध्यान में रखते हुए आज ऐसी विकासात्मक योजनाएं चलाई जा रही हैं या चल रही हैं जिनका संबंध महिला विकास के अंतर्गत महिलाओं को रोजगार दिलाना हुआ, महिलाओं को धन कमाने की इच्छा मतलब कि धनोपार्जन करना हुआ, कार्यक्रम कोई करना है महिला कल्याण के लिए, व सामूहिक सेवाओं के द्वारा महिलाओं में एक नवीन चेतना जागृत करना हुआ। कार्यरत महिलाओं को विशेष रूप से निम्न आय वर्ग की जो एक प्रकार से कम पैसे वाली महिलाएं हैं, जिनके घर में खाने को कुछ नहीं, या फिर जो कम है मिडिल
वर्ग के लोग हैं, सुरक्षित व सस्ते आवास मतलब कि उनको दिया जाए, वोमेन जो है हॉस्टल्स दिया जाए, वो इन सभी को दिलाने की योजना चल रही है, जो कि एक प्रकार से किसके तहत चल रही भाई, तो डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसको आप क्या कहते हैं DWCD, शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं इसको, DWCD कहते हैं। क्या DWCD, इसका फुल फॉर्म क्या है DWCD का, डी मतलब होता है डिपार्टमेंट, ऑफ बीच में से लग जाता है, डब्लू मतलब होता है वीमेन और आपका एंड लग जाता है बीच में, और उसका मतलब कि सी में का मतलब होता है चाइल्ड और डी मतलब होता है डेवलपमेंट, मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है यह संस्था है जो कि एक प्रकार से क्या करती है, महिलाओं और बच्चों को एक प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य करती है, समानता के अधिकार को ध्यान में रखते हुए। आगे देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न देखिए सभी लोग, दूरस्थ शिक्षा की परिभाषा दीजिए। दूरस्थ शिक्षा क्या होती है? प्रोफेसर होमबर्ग एक शिक्षा शास्त्री हैं, या कहते हैं कि दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा के सभी स्तरों पर अधिगम के उन विभिन्न रूपों का समावेश होता है जो अध्यापक द्वारा कक्षा शिक्षण में मतलब कि सतत और तत्कालिक निरीक्षण के द्वारा नहीं होता, बल्कि विद्यार्थी दूरस्थ शिक्षा द्वारा नियोजित निर्देशित अनुदेश द्वारा लाभान्वित होते हैं। यह बात बताया किसने? प्रोफेसर होमबर्ग ने। मतलब कि दूरस्थ शिक्षा मतलब कि आप कहीं और पर हैं, आप कहाँ किस क्षेत्र से मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, अब आप क्या कर रहे हैं? दूरस्थ शिक्षा ही प्राप्त कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, मतलब दूर होकर के पढ़ा रहा हूँ, आप कहीं और हैं, मैं कहीं और हूँ और निशाना कहीं और है, मतलब कि मैं कहीं और हूँ, आप कहीं और हैं और पढ़ाई आपकी हो रही है। समझ में आ रही बातें? तो यह होगा क्या? दूरस्थ शिक्षा। ओके, जल ग्रहण कर लें, उसके बाद में पढ़ाते हैं। चले मेरे भाई, फटाफट से लाइक कर दो, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जितने भी लोग देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। चलिए और ऊर्जा के साथ आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। बड़ी मेहनत लगती है मेरे भाई एक वीडियो सेट करने में, बनाने में, तो उस मेहनत को एक प्रकार से उस पसीने को आप लाइक में ठोका करो, लाइक में बदला करो। चलिए शुरू करते हैं अगला प्रश्न। वैसे अभी ये प्रश्न समाप्त नहीं हुआ आपका दूरस्थ शिक्षा वाला। एक व्यक्ति आए भाई मैकेंजी, और मैकेंजी महोदय का कहने लगे इन्होंने कहा भैया तुमने बड़ी लंबी परिभाषा दे डाली, अब मैं थोड़ी छोटी परिभाषा देता हूँ उसको ताकि बच्चे समझ पाएँ। उन्होंने कहा कि दूरस्थ शिक्षा को पत्राचार शिक्षा के रूप में परिभाषित किया। ऑब्जेक्टिव वालों आपसे प्रश्न जरूर पूछेगा कि पत्राचार शिक्षा क्या होती है, तो बताएंगे मैकेंजी के द्वारा दूरस्थ शिक्षा को ही पत्राचार शिक्षा बताया जाता है। आपसे पूछेगा दूरस्थ शिक्षा किसे कहते हैं? पत्राचार शिक्षा को ही दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। किसने बताया? मैकेंजी ने बताया। आपसे पूछेगा दूरस्थ शिक्षा को पत्राचार शिक्षा के रूप में किसने परिभाषित किया? किसने किया मेरे भाई? तो मैकेंजी महोदय ने किया। ठीक, तो बढ़िया, चले आगे। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो और बगल से निकल चलो। तो जब भी आपको कोई कठिन मार्ग मिले तो आप कठिन मार्ग की ओर प्रशस्त ना करें, आप उससे शॉर्टकट ढूंढें। और दुनिया का शॉर्टकट एक ही बात है मेरे प्यारे दोस्तों, हार्ड वर्क। शॉर्टकट एक ही चीज़ है, हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो सिंह की दहाड़ हो भाई, उसके सामने मत खड़े होना, सिंह की दहाड़ के सामने। चले आगे देखते हैं। तो मैकेंजी महोदय कहने लगी कि पत्राचार्य शिक्षण वह शिक्षा विधि होती है जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में पत्राचार ही संचार का माध्यम होता है, तथा जिसमें शिक्षार्थी और शिक्षक के मध्य एक अंतरक्रिया आवश्यक होती है। भाई हम तुम्हारे पास कोनो पत्र लिख करके भेजें, लेटर लिख कर भेजें, और आप भी मेरे पास कोई पत्र या लेटर लिख करके भेजें। लेटर पत्र मतलब एक ही बात होती है, हिंदी अंग्रेजी का हेरफेर है, बस भाषाओं का अंतर है, दोनों के भाव साम्य एक ही है। मतलब इसका यह है मेरे भाई कि कोई दूर व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको हमको कोई चीज़ समझाना है तो चाहे पत्रों के माध्यम से समझा दें, और चाहे आज ई लर्निंग का ज़माना आ गया है, इंटरनेट लर्निंग का ज़माना आ गया है, मैं यहाँ से पढ़ा रहा हूँ, आप ग्रहण कर रहे हैं, आपकी भावनाएं मेरे तक पहुँच रही, कमेंट्स के माध्यम से मेरी भावनाएं आप तक पहुँच रही, मेरी वॉइस के माध्यम से, मेरी आवाज़ के माध्यम से। क्या सारे मुद्दे क्लियर हो रहे हैं मेरे भाई? अगर क्लियर हुए तो फटाफट से लाइक और शेयर कर दीजिए। क्या आपने अभी तक शिक्षा शास्त्र में ऐसे तरीके से पढ़ा, ऐसी तमाम सारे मुद्दों को समझते हुए आगे बढ़ा? कभी नहीं पढ़ा होगा। चलिए अगर पढ़ा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पढ़ा तो आप शुक्ला डी पॉइंट्स जुड़ करके और आगे अच्छी से अच्छी तैयारी आप नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है, दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। दूरस्थ शिक्षा का उद्देश्य बताइए। शैक्षिक सुविधाओं की समानता का प्रभावी साधन उपलब्ध कराना है। औपचारिक शिक्षा के माध्यम से शैक्षणिक सुविधाओं उन लोगों तक नहीं पहुंचाई जा सकती हैं जो भौगोलिक दृष्टि से बहुत दूरवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं, जो अपनी शिक्षा किन्हीं कारणों से बीच में छोड़ देते हैं, पुनः शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अवकाश के बाद समय का सदुपयोग करना चाहते हैं, जो शिक्षा प्राप्त अपंग हैं तथा पढ़ाई के इच्छुक है। इनके लिए शैक्षणिक सुविधाओं का प्रभावी माध्यम दूरस्थ शिक्षा के रूप में सामने आया है, जिससे शिक्षा को घर घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, जो कि एक प्रकार से इसमें तमाम सारी चीज़ें मतलब कि व्यवस्था के इच्छुक हैं वह इसका लाभ उठा सकते हैं। मतलब इसका आया कि कोई व्यक्ति मान लेते हैं प्रजातीय क्षेत्र से है, कोई अलग रह रहा है, मान लेते दिल्ली में मान लेते कोचिंग है, जैसे देखिए मान लेते हैं IAS की कोचिंग विकास दिव्य कीर्ति सर की है दिल्ली में मुखर्जी नगर में। अब मुखर्जी नगर में जो बच्चा नहीं जा सकता तो उनके लिए उन्होंने क्या कर दिया है, डिस्टेंस लर्निंग ऐप जो है एक प्रकार से उन्होंने लॉन्च किया। मान लेते उन्होंने क्या लॉन्च किया भाई, मतलब दिव्य कीर्ति सर ने क्या किया कि दृष्टि टीम वालों ने क्या किया भाई, उन्होंने क्या कर डाला, उन्होंने क्या कि दूर के जो बच्चे बैठे हैं गाँव में जो रहते हैं वह सही तरीके से पढ़ाई नहीं कर पाते और ना उनके पास 10-5 हज़ार रुपये हैं कि वह महीना देंगे और दिल्ली में रूम लेंगे 10 हज़ार रुपये महीने दे करके और वहाँ पर 10 हज़ार रुपये उनकी खुराकी बैठ जाएगी, तो 20-25 हज़ार रुपये जो महीने रखे वो जा करके कोचिंग पढ़े। तो ऐसे में उन लोगों ने क्या किया, पेन ड्राइव कोर्स लॉन्च कर दिया और पेन ड्राइव कोर्स उनको जो है तमाम चाहे दुनिया में मतलब कि भारत में आप कहीं पर बैठे हो, दुनिया में कहीं पर बैठे हो, आपको अगर मंगवाना तो फ्लिपकार्ट तमाम प्रकार के तमाम सारे साधन हो चुके हैं जो कि एक प्रकार से आपको घर तक सारी पुस्तकें पहुंचा देंगे, कोर्स पहुंचा देंगे। आप बैठ करके घर से देखिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ रहे हैं तो अब देख कोई व्यक्ति मान लेते हैं उनके पैर नहीं है, कोई व्यक्ति जो है दिव्यांग है, उस व्यक्ति बेचारे को आपको पढ़ने नहीं जा सकता तो उसके लिए दूरस्थ शिक्षा एक प्रकार से उपयोगी सिद्ध हो सकती है। कई मामले होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुक्त शिक्षा से क्या तात्पर्य होता है। मुक्त शिक्षा क्या होती है मेरे भाई, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। मुक्त शिक्षा क्या होती है। इवान इलिच ये व्यक्ति हैं, एक जो है शिक्षा शास्त्री रहे हैं। इवान इलिच की डी स्कूलिंग सोसाइटी, इनकी आपसे पूछेगा कि डी स्कूलिंग सोसाइटी के जो है एक प्रकार से कौन है, मतलब किसके प्रतिपादक, तो कौन है, इवान इलिच हैं। आपसे पूछेगा रॉबर्ट रीमर यानी स्कूल जो है मतलब कि इज डेड, तो स्कूल इज डेड जो है किसकी एक प्रकार से रचना है, किसकी पुस्तक है, तो रॉबर्ट रीमर की पुस्तक है। आपसे एग्जाम से पूछेगा ऑब्जेक्टिव वालों, आपसे पूछे कि इवान इलिच की कौन सी रचना है, तो डी स्कूलिंग सोसाइटी है। मतलब कि आपसे पूछेगा डी स्कूलिंग सोसाइटी किसकी पुस्तक है, तो इवान इलिच की पुस्तक है। आगे बढ़ते, एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया इन दोनों पुस्तकों के माध्यम से। ठीक, रोमर के अनुसार हमारी परंपरागत शिक्षा पद्धति समाप्त हो गई है, इस कारण हमें शिक्षा के नवीन साधनों की खोज करनी पड़ेगी। इवान इलिच का विचार है कि हम विद्यालयों को समाप्त कर सकते हैं या अपनी संस्कृति को विद्यालयहीन बना सकते हैं, क्योंकि विद्यालय अर्थहीन हो चुके हैं अब। इन्होंने कहा इन विचारों ने खुली शिक्षा मतलब कि अधिगम एक खुली शिक्षा मतलब क्या होता है, ओपन एक प्रकार से एजुकेशन, ओपन लर्निंग मतलब ओपन जो है एक प्रकार से ओपन बुक पद्धति। आप देखते हैं किताब होते हैं कि घर पर बैठ करके लोग पेपर देखें, ओपन बुक पद्धति से एग्जाम्स होते हैं। ठीक, किताब खुली किताब पद्धति, तो खुली शिक्षा हो गई, खुला अधिगम होगा, अधिगम मतलब सीखना होता है। दूरस्थ शिक्षा हो गई, उसके बाद में सतत शिक्षा हो गई, सतत मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल शिक्षा आपकी हो गई। आदि अवधारणाओं को जन्म दिया इन दोनों की पुस्तकों के माध्यम से। मुक्त शिक्षा जो होती है, अभिप्राय उसका मतलब कि यह अभिप्राय होता है, मुक्त माने होता है कि विद्यालय से बंधी हुई शिक्षा ना हो, कि यूनिवर्सिटी में पढ़ें तभी आपको डिग्री मिले, तभी आप पढ़ा लिखा समझें। आप यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े होंगे, एको दिन आप नाम केवल लिखाते हैं यूनिवर्सिटी में ताकि आपको डिग्री मिल जाए, बाकी क्या आप कभी पढ़ने गए हैं सही तरीके से। बीए वाले तो बिल्कुल भी नहीं गए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि बीए वाले कभी नहीं गए होते, क्योंकि उनकी क्लास कहाँ चल रही है क्या पता, उनको जाते हुए डरते हैं। और कोई लोग अगर पढ़ते तो बहुत सारे लोग जाते हैं कॉलेज वगैरह में, लेकिन उतने अच्छे तरीके से आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती, ये पता है सभी को। यहाँ पर देखें, मुक्त शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा या अधिगम से होता है जो उन व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है जो कोई भी हो, कभी भी हो या कहीं भी हो, अध्ययन करने की इच्छा रखता हो। कोई व्यक्ति हो, कहीं हो, किस प्रकार से है, कोई मतलब नहीं, डोंट मैटर, उसको शिक्षा अगर ग्रहण करनी तो उसके लिए मुक्त शिक्षा व्यवस्था है। मुक्त शब्द से अभिप्राय छात्रों के अध्ययन की मुक्त सुविधा, चाहे उनकी आयु या फिर पिछली योग्यता कुछ भी हो। मतलब कोई व्यक्ति अगर 5 साल का है, वह अगर मान लेते हैं उसको पढ़ना है कि हमको
आपको बीए की डिग्री मतलब बीए का कोर्स पढ़ना है तो आप पढ़ सकता है इसी वही मुक्त शिक्षा। आप 6 में हैं, आप 10 का कोर्स पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल पढ़ें आप जो है एक प्रकार से कक्षा 12 में है, आप सोच रहे हैं कि पिछली किताब पढ़ें तो बिल्कुल पढ़े। कोई इसमें तो मुक्त शिक्षा मतलब क्या है, एक प्रकार से ऐसे गठन किया जाए मतलब कि विश्वविद्यालय हो या ना हो, आप मान लेते हैं कि मैं वीडियो बना रहा हूँ यूट्यूब पर, समझे, मुक्त शिक्षा, मैं वीडियो यूट्यूब पर बना के अपलोड कर दिया। अब इसमें भाई चाहे वह इंटर का कोई छात्र देख रहा हो, चाहे हाई स्कूल का कोई छात्र देख रहा हो, चाहे एमए का कोई छात्र देखे, चाहे पीजीटी टीजीटी का देखे, हालांकि उसके लिए भी यह इंपॉर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी और टेट वगैरह के लिए भी यह लेक्चर इंपॉर्टेंट है। और वही बात की जाए बीए वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, चूँकि मैं पर्सनली बीए के लिए पढ़ाता हूँ इसलिए बीए उस पर थंबनेल में लिख देता हूँ। बाकी यही लेक्चर अगर आप देखेंगे जो मैं साइकोलॉजी पढ़ाया हूँ, शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ाया हूँ, सारे के सारे टेट में हैं, अधिगम वगैरह आपके टेट में पूछे जाते हैं। ठीक, पीजीटी टीजीटी में यहाँ से प्रश्न पूछेंगे, लगभग 5 से 6 प्रश्न एक वीडियो से पूछे जाएंगे। ठीक, ध्यान रखेंगे इस बात को। एमए में भी यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं आपके। तो कहीं ना कहीं पर ये मुक्त शिक्षा है जो मैं दे रहा हूँ, मतलब अब इसको कोई भी पढ़ सकता है आप, मतलब कोई विद्यालय का झंझट नहीं है, आपको सिलेबस पता है कि अब ये नहीं आप फर्स्ट ईयर में हैं, अब आप फर्स्ट ईयर ही पढ़े तो फर्स्ट ईयर के बाद में आप सोचे कि एक साल फर्स्ट ईयर का सिलेबस आपने 3 बार कंप्लीट किया, सेकंड ईयर के पढ़ने के इच्छुक छात्र छात्राएं हैं तो उनके लिए भाई एक प्रकार से मुक्त शिक्षा होनी चाहिए कि वो सेकंड ईयर का एक प्रकार से अभी से पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। तो उसके लिए एक प्रकार से शुक्ला एचडी पॉइंट आपके लिए आ सकता है। तो एक प्रकार से शुक्ला एचडी पॉइंट क्या है, मुक्त शिक्षा का एक साधन आपको उपलब्ध करवा रहा है। समझ में आ रही बात है ना। चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 19 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी लोग, यूनेस्को पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। यूनेस्को संयुक्त रूप मतलब कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण अभिकरण है। इसकी स्थापना 14 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। आपसे एग्जाम से में ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो 14 नवंबर 1945 ईस्वी की हुई थी। ये किसका संघ मतलब कि किसका एक प्रकार से अंग है यूनेस्को, तो एक संयुक्त राष्ट्र संघ जानते हैं उसका क्या है, यूएनओ का एक भाग है यूनेस्को। ठीक, यूनेस्को एक प्रकार से एक ऐसी संस्था होती है जो विश्व धरोहर में शामिल करती है लोगों को, जैसे कि मान लेते हैं ताजमहल जो है एक प्रकार से विश्व धरोहर में कला संस्कृति या फिर कोई अच्छी चीज़ जो कि एक प्रकार से संजोए रखने की चीज़ हो उसको शामिल कर दिया था, यूनेस्को के द्वारा शामिल कर लेते हैं वो। आगे देखते हैं, प्रारंभ में इसके 20 सदस्य थे। प्रारंभ जब इसका यूनेस्को सदस्य मतलब कि देश मतलब कि यूनेस्को संस्था बनी थी तब 20 देशों ने इसमें सदस्यता ग्रहण कर ली थी, परंतु अब तक इनकी संख्या की बात की जाए तो 160 से भी अधिक हो चुकी है। यूनेस्को का उद्देश्य शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के माध्यम से न्याय, कानून के शासन, मानवीय और मौलिक अधिकारों तथा स्वतंत्रता के प्रति मानव जाति के आदर की एक प्रकार से भावना उत्पन्न करना, यूनेस्को एक प्रकार से यूनेस्को का हृदय में विश्वास करना। यूनेस्को हृदय परिवर्तन में विश्वास रखती है एवं राधा कृष्णन के शब्दों में बात की जाए, सच्ची शांति मानव कल्याण के आधार पर ही स्थापित की जा सकती है। किसने कहा था कि सच्ची, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा, सच्ची शांति मानव कल्याण के आधार पर ही स्थापित की जा सकती है। कथन किसका है, तो जो है राधा कृष्णन का, मतलब सर्वपल्ली राधा कृष्णन का है। शांति और संतोष परस्पर क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़ते। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि शांति और संतोष परस्पर एक दूसरे से गुथे हुए हैं, किसने कहा, तो राधा कृष्णन जी ने ही कहा। यूनेस्को एक प्रकार से कि इनके 3 अंग, आपसे पूछेगा ऑब्जेक्टिव वालों कि यूनेस्को के कितने अंग होते हैं, तो यूनेस्को के आपके 3 अंग हैं, सामान्य सम्मेलन, प्रशासन परिषद और सचिवालय। क्या सामान्य सम्मेलन एक होता है, दूसरा क्या है प्रशासन परिषद होती है और तीसरा क्या है सचिवालय होता है। ठीक, आगे देखते हैं, सचिवालय शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, सांस्कृतिक कार्य, सामूहिक शिक्षा तथा प्रचार के साधन एवं प्राविधिक सहायता आदि विभागों के माध्यम से अपना दायित्व संपन्न करता है। ठीक, आगे समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है 20 नंबर प्रश्न आपके सामने दिया गया है, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, टिप्पणी करें इस पर। तो सर्व शिक्षा का जो है प्रत्यय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 की आत्मा में बसा हुआ है। इसमें सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया है, मतलब कि आपको यूनिवर्सल शिक्षा प्राप्त करवाई जाएगी, यूनिवर्सल एजुकेशन आपको मिलेगा जो सभी को मिलना चाहिए एक प्रकार से। ठीक, एक प्रकार से कटना नहीं हुआ। वर्ष 1991 से 92 में केंद्र सरकार ने जाम टीन विश्व सम्मेलन, आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि जाम टीन विश्व सम्मेलन कब हुआ, तो एक प्रकार से कब हुआ था, 1990 में हुआ था। उसकी घोषणा के अनुरूप प्रौढ़ शिक्षा या समाज शिक्षा के स्थान पर सार्वभौमिक शिक्षा के कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया। मतलब कि बच्चों में जो छोटे हैं उन्हीं छोटे बच्चे से प्रारंभ में अगर उसको पढ़ाया जाए तो बाद में जो प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था है उसको हम नहीं, मतलब जब शुरू से बच्चा पढ़ने लगेगा सभी बच्चे फ्री में पढ़ाई करना प्रारंभ कर देंगे तो सबके माता पिता भेजेंगे। भाई हर एक माता पिता चाहता है, किसान का बेटा या कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसान बने। किसान का बेटा वह नहीं चाहेगा जो वह है,
पिता जो है, आपका ध्यान रखेंगे, केवल आईएएस का ऑफिसर का बेटा ही चाहता है कि वह आईएएस ऑफिसर बने। जो बड़े लोग हैं वही चाहते हैं कि उसका बेटा वो बने, लेकिन एक किसान, एक गरीब मजदूर या कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी मजदूर बने, मेरा बेटा भी रिक्शा चालक बने, मेरा बेटा भी एक प्रकार से किसान बने, या मेरा बेटा ही एक प्रकार से तमाम सारी चीज़ें कि समोसा बना रहा है पिता तो मेरा बेटा भी समोसा बनाए। कोई पिता या नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में करना पड़ता है। लोग अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजना चाहते हैं, ताकि पढ़ाई में एक प्रकार से होता है कि पढ़ाई करने के बाद में 4 पैसे लोग कमाते हैं और अपने परिवार चला लेते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो पहले प्रौढ़ शिक्षा दी जाती है, बाद में आपको चल करके, इसे आप बड़े हो गए, आपने नहीं पढ़ पाया, समोसा बनाते रहे, बाद में क्या हुआ, आपको पढ़ाई की ज़रूरत पड़ी थोड़ी, तो आप जो है बाद में जो पढ़ते हैं उसी को सार्वभौम बना दिया गया, मतलब कि यूनिवर्सल बना दिया गया, मतलब कि वो हमेशा रहेगा। तो छोटे छोटे बच्चों को पहले से अगर पढ़ा दिया जाएगा तो जो आने वाली जो पीढ़ी होगी वह साक्षर होगी। ठीक, कहने का मतलब यह है। आगे समझते हैं थोड़ा सा। राज्यसभा में संविधान संशोधन हुआ और 83वां संविधान संशोधन के फलस्वरूप शिक्षा को मौलिक अधिकार मान लिया गया। शिक्षा को मौलिक अधिकार कब माना गया? 83वें संविधान संशोधन के फलस्वरूप। और कहाँ पर पहले एक प्रकार से इसको पारित किया गया? तो राज्यसभा में पहले पारित किया गया। इस विधेयक के प्रेरित होकर के राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की राष्ट्रीय समिति, जो 1998 की संस्तुति, मतलब कि 1998 की जो समिति थी शिक्षा मंत्रियों की राष्ट्रीय समिति, उसकी संस्तुतियों पर, संस्तुति मतलब कि एक प्रकार रिक्वेस्ट पर के आधार पर सर्व शिक्षा अभियान योजना, मतलब कि SSA सर्व शिक्षा अभियान विकसित की गई, जिसमें क्या हुआ, सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। वर्ष 2000 में इस योजना को स्वीकृति मिली और वर्ष 2000 से ही प्राथमिक शिक्षा का जो है सार्वभौमिकरण शैक्षिक नियोजन का एक प्रकार से केंद्रीय विषय बन गया। आज संसद द्वारा पारित संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन है, जो कि 2002 में हुआ भाई, उसमें मौलिक अधिकार की श्रेणी में रख दिया गया। और अब शिक्षा का अधिकार एक प्रकार से आपका मौलिक अधिकार की श्रेणी में भी आता है और नीति अनुच्छेद तत्व में भी आता है। संशोधित अधिनियम 2002 के अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा एक मूलभूत अधिकार है उनकी, और सर्व शिक्षा अभियान की रचना का आधार भी यही है। मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों को राज्य जो होगा वह अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा, जो उनको चाहिए वह उपलब्ध करवाएगा बिल्कुल फ्री में। आगे समझते हैं 21 नंबर प्रश्न, नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय आपको पता होगा, बहुत सारे लोग नवोदय में पढ़े होंगे। 6 के बाद में होता है 5वीं, आप पढ़ लीजिए। 5वीं के बाद में नवोदय, 6वीं में फॉर्म आता है उसको भर सकते हैं, या फिर 8वीं में अगर आप हो तो 9वीं से आप नवोदय में जा सकते हैं फॉर्म भर के। देखें, नवोदय विद्यालय में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने पर बल दिया गया है। नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार देश के एक भाग के बच्चों को दूसरे भाग में जाकर के दूसरे भाग के साथ रखा जाता है, ताकि परंपरा, धार्मिक, सामाजिक एवं जो आर्थिक जो है बाधाएं हैं कि यहाँ पर कुछ दूसरे तरीके से था, वहाँ पर कुछ दूसरे तरीके से, वो सब सामंजस्य बैठ सके, ऊपर उठ करके उनका समुचित विकास हो सके, बच्चे का एक भारतीय नागरिक के रूप में जो है विकास हो सके उसका। इसलिए प्रत्येक नवोदय विद्यालय से लगभग 30% छात्रों का स्थानांतरण एक भाषाई क्षेत्र में से दूसरे भाषाई क्षेत्र में और एक नवोदय विद्यालय से दूसरे नवोदय विद्यालय में किया जाता है, ताकि भाषा और वहाँ का कल्चर वगैरह सीख सके लोग। नवोदय विद्यालय दिशा गति निर्धारक विद्यालय होता है एक प्रकार से, जिसमें मतलब नवोदय का मतलब होता है, नवोदय मतलब एक प्रकार से होता है क्या, गति निर्धारक विद्यालय जिसको कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। ऐसे नए प्रयोगों एवं परिवर्तनों की पूर्ण जो है संभावना रहती है इसमें, जो ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब बच्चों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति और योग्यता को प्रोत्साहन देने में सहायता करती है। सृजनात्मक मतलब होता है कि पढ़ने में, मतलब उनको सर्जन करने में, याद करने में, कोई चीज़ पढ़ने में, तो उसका अभिव्यक्ति करने में, या योग्यता उनकी कोई हो बढ़ाने में, उन सभी को बढ़ाने में प्रोत्साहन प्रदान करता है नवोदय विद्यालय। स्पष्ट है कि देश में शिक्षा के समान अवसर सुलभ कराने की दिशा में नवोदय विद्यालय एक अति महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं अगला प्रश्न, 22 नंबर प्रश्न है आपका, एकलव्य क्या है? एकलव्य क्या है? एकलव्य एक गैर सरकारी संस्था है। क्या? एक गैर सरकारी संस्था है। कौन? एकलव्य। एनजीओ जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, क्या कहते हैं? एनजीओ। तो एक गैर सरकारी संस्था है। कौन? एनजीओ यानी एकलव्य, जो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम से उत्पन्न हुई है। आपसे पूछेगा एनजीओ किससे उत्पन्न हुई है, तो होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम से उत्पन्न हुई है। इस संस्थान में प्राथमिक कक्षाओं जैसे कि 1 से लेकर के 5 के लिए नए प्रकार की शिक्षण अधिगम जो है सामग्री यानी TLMS के पैकेज विकसित किए गए हैं, जिससे कार्य मतलब कि कक्षा शिक्षण में सुधार हो सके। यह संस्था ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। इस संस्था के निष्कर्षों के आधार पर नए स्वरूप, एक प्रकार से नए स्वरूप वाली पाठ्य पुस्तकें, शिक्षण सामग्री, कक्षा की गतिविधियाँ तथा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए गए हैं। मतलब कि एक प्रकार से जो टीचर क्या क्या करेगा, टीचर के एक प्रकार
समय सारणी बना ले कि टीचर इस दिन क्या पढ़ाएगा, उस दिन क्या पढ़ाएगा, उसकी भी समय सारणी, टीचर की एक प्रकार से भी समय सारणी होनी चाहिए, बच्चे को कब क्या पढ़ना है उसकी भी समय सारणी होनी चाहिए, मतलब टाइम टेबल दोनों का फिक्स होना चाहिए। तो एक प्रकार से ये सारी चीज़ें, ठीक। इनकी जो है सामग्री ग्रामीण बालकों के अनुभवों पर आधारित होती है। शिक्षक भी प्रायः स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं, इससे बच्चे उनके साथ घुल मिल करके कक्षा गतिविधियों में भाग लेते हैं। तो एकलव्य विद्यालय जो एक प्रकार से ऐसी संस्था होती है इसमें क्या हो, कोई टीचर हो, वह टीचर एक प्रकार से स्थानीय भाषा में, जैसे बात की जाए अवधि में, अगर बात की जाए अवधि के क्षेत्र में, तो अवधि भाषा में उनको समझाए कि क्या मुद्दा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रही बातें। ऐसे अवधि में बताना हो हम आपको तो आप ये बोलेंगे कि का भैया तुम्हें समझ में आवत है कि नहीं आवत है। अगर समझ में ना आवत है तो फटाफट से बताओ कि नहीं आवत है। तो एक प्रकार से अवधि में अगर आपसे हमको पढ़ाएंगे, अगर आप अवध वाले जितने भी लोग देख रहे होंगे या फिर जो मतलब गोंडा, बस्ती, बलरामपुर और एक प्रकार से सुल्तानपुर, फैज़ाबाद, इन सभी ज़िले के होंगे, उन सभी को पता चल गया होगा कि हमने क्या बोला है, ठीक। तो कहीं ना कहीं पे मेरे भाई जो स्थानीय भाषा में अगर किसी कोई बच्चा उसकी अपनी भाषा में अगर कोई टीचर उसको पढ़ाता है अच्छे तरीके से, तो आप बहुत आगे निकल जाए। जैसे आप एक देखेंगे खान सर हैं पटना के, तो वह कैसा पढ़ाते हैं, वो अपनी स्थानीय भाषा में मतलब बिहारी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, उसी कारण से फेमस हो गए भाई, और आज उनके 10 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं। देखिए कितना फेमस आदमी हो गए वो, ठीक। तो देखें आगे देखते हैं। तो एक प्रकार से यह क्या है, ऐसा कार्यक्रम होता है जिसके कारण से लोग क्या हो भाई आगे बढ़ सके, ठीक, और एक प्रकार से बच्चे घुल मिल सके और अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर सकें। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग। 23 नंबर प्रश्न दिया है, शिक्षा में उदारीकरण से क्या तात्पर्य है। शिक्षा के क्षेत्र में उदारीकरण से अभिप्राय शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन में एक जो है शैक्षिक कार्यक्रमों के नियोजन, कार्यान्वयन एवं पर्यवेक्षण में उदार दृष्टिकोण अपना करके उन्हें रूढ़ सरकारी लाल फीताशाही से बचाना होता है। उदारीकरण को शिक्षा के जो है सार्वजनिकरण की दिशा में एक ऐसा सकारात्मक प्रयास माना जाता है जो शिक्षा व्यवस्था को रूढ़िवादी दृष्टिकोण से छुटकारा, मतलब जो परंपरागत रूप से शिक्षा चली आ रही है उसको अगर हटवा दिया जाए, मतलब कि उसमें संशोधन समय समय पर किया जा सके, तो वही रूढ़िवादी दृष्टिकोण में से छुटकारा दिला करके वंचित वर्गों, महिलाओं, निर्धनों आदि सहित अधिक से अधिक लोगों को मतलब गुणवत्ता परक शिक्षा प्रदान करने की अपेक्षा से युक्त है। मुक्त एवं दूरस्थ जो शिक्षा प्रणाली संप्रेषण साधनों के का विपुल प्रयोग तथा छात्र केंद्रित शिक्षा व्यवस्था वस्तुतः शिक्षा के क्षेत्र में आई उदारीकरण की प्रवृत्ति का परिणाम कही जा सकती है। उदारीकरण मतलब शिक्षा का उदारीकरण का मतलब सीधा सा होता है, जैसे कि मान लेते हैं मैं आपको टीचर मतलब पढ़ा रहा हूँ, आपको यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ, अब बिना पैसे दिए आप आसानी से पढ़ सकते हैं, बिना पैसे दिए। कोई गरीब के छात्र है, आप आसानी से अपना 129 का भी जो कुछ भी है आप रिचार्ज करवाते हैं, उसमें से आप मुश्किल से 100-200 MB की वीडियो होगी, 200-300 MB 200 MB मुश्किल से होगी, उस वीडियो को आप लोड कर लीजिए या फिर ऑनलाइन देखिए। ज़्यादा समय तो कहूँगा कि वीडियो को ऑनलाइन देखा करें। लोड करने के बाद में आपको नींद आने लगती देखने में, यह हकीकत बात नहीं, मनोवैज्ञानिक फैक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि मैं भी पहले वीडियो जब देखता था लोड करके IAS वगैरह की, कभी कभी तो वीडियो लोड हो जाती थी तो उसको देखने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। लेकिन वही वीडियो जो मैं ऑनलाइन देखता था तो बीच बीच में ऐड वगैरह आ जाते थे, तो क्या होता था उससे थोड़ा मनोरंजन हो जाता था और फिर वीडियो देख लेते थे, तो आसानी से सारा का सारा समय निकल जाता था। ऐसे में आपको नींद नहीं आएगी। तो ध्यान है कि जब भी आप वीडियो देखें तो एक लोटा पानी रख करके बैठें, एक लोटा पानी अगर आप पीते पानी पिए और सीधे से क्या बैठेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठे, तो आसानी से आपको सारी बातें समझ में आएगी। ओके, समझ में आगे बातें चले, तो इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, आगे समझते हैं। तो यही होता है आपका दूरस्थ शिक्षा और मुक्त शिक्षा जो है, उसके कारण से शिक्षा में उदारीकरण की भावना अधिक मात्रा में आई कि जो वंचित वर्ग के लोग हैं जो नहीं पढ़ पा रहे, जैसे महिलाओं को पढ़ने का अधिकार पहले नहीं दिया, मतलब कुछ क्षेत्रों में नहीं मिलता था कि वो ज़्यादा शिक्षा पढ़ सके। ऐसे पहले अभी भी जो है अपनी बच्चियों को लोग बाहर नहीं भेजना चाहते, अपनी लड़कियों को, कि ताकि वो बाहर जा कर के पढ़ सके। तो ऐसे में वह घर बैठे कैसे पढ़ाई कर सके, इसके लिए ऑनलाइन कोर्सेस चालू हो चुके हैं। कोई भी आप पढ़ाई कर रही हो उसके लिए ऑनलाइन कोर्सेस विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से चालू कर दिए गए हैं। तो कोई अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आप घर बैठे हैं तो आप भी तैयारी कर सकते हैं, आप लंदन जाएं तो भी वही तैयारी, और आप घर बैठे फिर वही तैयारी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे देखते हैं 24 नंबर प्रश्न। और 24 नंबर प्रश्न देखेंगे, भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है। क्योंकि जब ऑफलाइन क्लासेस, जैसे मान लेते हैं मैं अभी ऑफलाइन कोचिंग खोलूँ तो उसमें क्या होगा, उसकी फ़ीस थोड़ी महंगी होगी। क्यों होगी महंगी, क्योंकि उसमें मैं एक प्रकार से रूम का किराया और पंखे की मतलब कि बिजली की बिल हो गई, और उसके बाद में और तमाम सीट वगैरह किराया, सीट वगैरह आपको इकट्ठा किया या कुर्सी मंगवाए तो उसका किराया, या तमाम प्रकार की चीज़ें होंगी, उसमें अलग प्रकार का झंझट होता है। तो उसमें क्या होगा, आप ऑफलाइन बैठ करके पढ़ेंगे, वो
मतलब ठीक ठाक तो होता, अच्छे तरीके से समझ में आता सारी बातें, लेकिन वो क्या होता है एक प्रकार से उसमें आपको फ़ीस ज़्यादा देनी पड़ेगी। लेकिन जो ऑनलाइन वही चीज़ आप पढ़ेंगे तो उसमें फ़ीस कम लगेगी, चूँकि क्या होगा उसमें केवल टैक्स वगैरह नहीं, इनकम टैक्स वगैरह भी साथ कुछ मात्रा में देना पड़ता है, जीएसटी वगैरह कुछ लगता है 18% ऐप वगैरह जो बनवाते हैं उसके लिए। ठीक, बाकी तो ज़्यादा उसमें खर्च नहीं लगता आपको भी। अब 100-100 200 रुपये में या 80 वगैरह के कोर्स बिक रहे हैं, आप देखते होंगे इधर उधर। ठीक, जीके पढ़ो इतने में, ये पढ़ो विषय ज्योग्राफी 500 रुपये में पूरा पढ़ो, समाप्त कर दो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाई अब सस्ती हो गई शिक्षा, एक प्रकार से बहुत सस्ते में आप ग्रहण कर सकते हैं। यूट्यूब की बात करूँ, यूट्यूब में आप बहुत आसानी से सारे के सारे मुद्दों को समझ सकते हैं। यूट्यूब एक ऐसा माध्यम हो चुका है, या गूगल एक प्रकार से ऐसा माध्यम है जहाँ पर जो भी आप सर्च करेंगे, अगर आप सही तरीके से टैलेंटेड हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, तब आप इसके लिए ठीक ठाक हैं। बाकी यूट्यूब पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि गलत गलत शिक्षा ग्रहण करवाते हैं आपको, या यूट्यूब गूगल पर भी आप गलत गलत चीज़ें आप पाएंगे। गूगल, या मतलब समझ लीजिए, मत सोचिए कि गूगल पर जो चीज़ें लिखी गई हैं वो एकदम से फैक्ट ही हैं। गूगल पर ही बहुत सारी गलतियाँ, गूगल पर हम और आप ही लिखते हैं, कोई दूसरा वो यहाँ पर जा करके नहीं लिखता। गूगल पर हम और आप ही लिखते हैं, वहाँ पर केवल विकिपीडिया पर जब आप जो बातें देखते हैं वो एक प्रकार से सही तरीके से होती, कुछ मात्रा में, मतलब कि उसमें भी कुछ गलतियाँ होती। दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो भी बिना गलती की हो, गलती उसमें भी होती है लेकिन कम मात्रा में होती है। चलिए, भूमंडलीकरण से क्या तात्पर्य है? भूमंडलीकरण से तात्पर्य उस स्थिति से होता है जिसमें सभी राष्ट्र विभिन्न क्रियाकलापों में घुल मिल जाते हैं। यह उस व्यवस्था को प्रतिबिंबित करता है जहां विभिन्न राष्ट्र अपनी अपनी भौगोलिक सरहदों के बावजूद क्या करते हैं, भूमंडलीकरण मतलब कि विभिन्न जो अलग अलग देश हैं और उन सभी को अपनी सीमाओं को भुला दिया, अपनी अपनी भौगोलिक सरहदों के बावजूद आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक एवं मतलब कि आदि क्षेत्रों से क्या होते हैं, क्षेत्रों के विकास में अन्य राष्ट्रों का खुल करके सहयोग भी करते हैं। भूमंडलीकरण का ऐतिहासिक सूत्र भारत की प्राचीन धार्मिक एवं संस्कृति में निहित है। वसुधैव कुटुंबकम आपने सुना होगा। भारतीय संस्कृति में विपुलता से दृष्टिगोचर होता है, मतलब विपुलता मतलब बड़े स्तर पर आपको दिखाई पड़ता है। वसुधैव कुटुंबकम मतलब कि सभी क्या हैं, एक प्रकार से हमारे भाई बंधु हैं, सभी साथ में, सभी कुटुंब हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। जैसे सूत्र वाक्य भूमंडलीकरण के सम प्रत्यय को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करते हैं। भूमंडलीकरण निसंदेह मानव जीवन के विभिन्न पक्षों के विश्वव्यापी सहयोग व समायोजन की प्रक्रिया कही जा सकती है। तो एक प्रकार से भूमंडलीकरण का मतलब होता है कि विभिन्न 2, 3, 4 देश हों, 10 देश हों, आपस में लोग सहयोग करें। आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो, तमाम प्रकार के क्षेत्र हों। आप देख रहे हैं कि डेवलपमेंट वगैरह करना होता तो जो गरीब देश होते हैं बड़े देशों का सहारा लेते हैं। ठीक, लेकिन कुछ बड़े देश ऐसे हैं, चाइना वगैरह जैसे देश हैं जो सब हड़प कर लेते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। शिक्षा में क्या दिया है? शिक्षा में ओवरहेड प्रोजेक्टर के क्या कार्य होते हैं? ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है उसका क्या कार्य होते हैं शिक्षा में? ओवरहेड प्रोजेक्टर का उपयोग ज्ञानात्मक, मोनोपेशीय और भावात्मक उद्देश्यों के लिए प्राप्ति के लिए होता है। ज्ञानात्मक उद्देश्य के संदर्भ में इसके अनेक लाभ हैं। आइए देखते हैं कि आखिरकार ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है उसका क्या कार्य होता है शिक्षा में। शिक्षक पाठ को प्रस्तुत करते समय संपूर्ण पाठ की एक रूपरेखा, मुख्य बिंदु अथवा पाठ का सारांश लिखित रूप से कक्षा के छात्रों के समक्ष खड़े खड़े कर सकता है। अगला प्रश्न आपके सामने, इसे प्रोजेक्टर वगैरह देखते हैं, इसे मैं आपके सामने यहाँ पर सारी बातों को लिखित फॉर्म में दिखाई पड़वा रहा हूँ। एक प्रकार से यह भी ओवरहेड प्रोजेक्टर का ही कार्य कर रहा है। अगला देखते हैं, वह अपरिचित वस्तुओं का अभिज्ञान पहचान कराने में चित्रों, रेखा चित्रों, आकृतियों, प्रतीकों को प्रोजेक्ट कर सकता है। मतलब जैसे कि मैं बताऊँ, अभी इस पर कोई फोटो ऐड कर दूँ बगल में, आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों का एक प्रकार से पीछे प्रोजेक्टर जो लगा होता है, प्रोजेक्टर मतलब डिजिटल बोर्ड जिसको आप कहते हैं, डिजिटल बोर्ड, तो एक प्रकार से वह उसी के बारे में बात कही जा रही है। ठीक, अगला प्रश्न आपके सामने, नियमों और सांप्रत्यों को पढ़ते समय आज शिक्षक ओवरहेड प्रोजेक्टर का प्रयोग भेदों, विभेदों, संबंधों और परस्पर क्रियाओं को समझाने के लिए करते रहते हैं। ये तमाम से आपको कुछ समझाना हो, हिमालय पर्वत बताना हो तो 3D पिक्चर आप उस पर प्रोजेक्टर पर ला दिए, हिमालय पर्वत पूरा दिखाई पड़ेगा, कैसे क्या घाटी, क्या बैली, क्या वो होता है। अब मुझे यहाँ पर समझाना हो तो थोड़ा दिक्कत होगी, लेकिन मैं भी अभी पिक लगा दूँ यहाँ पर, मैं लगा सकता हूँ प्रोजेक्टर की तरह, ये मोबाइल आप नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल उसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं आगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यापक दो भिन्न वस्तुओं के चित्रों या आकारों में अंतर अगर स्पष्ट करवाना हुआ, दोनों को प्रोजेक्टर के माध्यम से स्क्रीन पर की दीवार पर अगर प्रक्षेपित कर दिया और कहा कि ये देखो ये 2D पिक्चर है, 3D है, आपको मोदी जी की पिक्चर अगर प्रोजेक्टर पर लगा दे और योगी जी की लगा दे तो बताएंगे कि ये वाली तस्वीर जो है मोदी जी की है और ये वाली तस्वीर आपकी योगी जी की है। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो एक प्रकार से ये भी एक प्रकार से क्या होता है, ये प्रोजेक्टर
प्रोजेक्टर यानी क्या होता है, हमने क्या बताया इसका मतलब कि इसमें शिक्षा शास्त्र में ओवरहेड प्रोजेक्टर जो होता है इसी को कहते हैं। अगला देखिए हैं 26 नंबर प्रश्न, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ सारे के सारे प्रश्न एकदम से पढ़ लीजिएगा, 2 से 3 बार ऑनलाइन माध्यम से वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। एक बार अभी ये ऑनलाइन क्लास छूट जाए उसके बाद में भी जो है कल वीडियो देखिएगा, परसों देखिएगा, उसके अंदर पेपर देने जाइएगा। आपके सारे माइंड में एक प्रकार से बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी और रिवीजन आपका हो जाएगा अगर आपने पढ़ा है तो। सामाजिक परिवर्तन में नवीन शैक्षिक प्रवृत्ति से क्या आशय होता है? मानव समुदाय नवीन प्रवृत्तियों के कारण मनचाहे परिवर्तन के लिए प्रयत्नशील रहता है। इसके लिए नए चिंतन, नए मस्तिष्क तथा नए समाधान की आवश्यकता होती है। शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम होती है जो इस प्रकार के परिवर्तन में अपना समाधान प्रस्तुत करती है। फलस्वरूप समाज एवं उससे संबंधित अनेक समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा की प्रवृत्तियों में अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। सामयिक समस्याओं के समाधान के लिए शिक्षा में नए आयाम जुड़ रहे हैं, नवीन संकल्पनाएं, अवधारणाएं विकसित हो रही हैं। इस प्रकार शिक्षा के नवीन प्रवृत्तियों द्वारा सामाजिक पर्यावरण परिवर्तित होता जा रहा है। जैसे जैसे देखते हैं कोई चीज़ आप परिवर्तन हुआ, जैसे किसी चीज़ के बारे में जगह आप विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे तभी ना उसके बारे में लिख पाए। जैसे कि कोई व्यक्ति जो लगातार कविता पढ़ता है, लगातार कविता पढ़ते पढ़ते वह कविता करने लगेगा। जैसे कहते हैं अखाड़क लतमरुआ पहलवान होते हैं। अगर आपने लगातार कुश्ती देखा तो आप भाई किसी ने एक आध दो दांव पे तो सीख ही लेंगे ना। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति शिक्षा मतलब कि आप शिक्षा में आप ग्रहण मतलब शिक्षा आपके पास है तो आप किसी भी चीज़ में संशोधन करने के लिए अपनी शिक्षा का प्रयोग कर सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक, आगे थोड़ा समझते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न आप लोग देखेंगे फिल्म स्क्रिप्ट क्या है। इस मतलब स्क्रिप्ट क्या होता है? फिल्म स्क्रिप्ट, एक फिल्म स्क्रिप्ट जो होता है अप्रज्वलनशील लगभग 1 मीटर का एक टुकड़ा होता है। यह पारदर्शी अस्थायी पिक्चरों का एक संबंधित क्रम होता है और 10 से 15 पिक्चर को अपने में समेटे हुए होता है। यह पिक्चर ड्राइंग की संबंधित पंक्तियाँ भी हो सकती हैं अथवा फोटोग्राफ, चित्र या अन्य उसी प्रकार की क्रमबद्धता लिए हुए पिक्चर का समूह भी हो सकता है। आप देखते होंगे तमाम सारे फिल्म मतलब कि फिल्म स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि तमाम सारी पिक्चर्स जो हों उसको इकट्ठा कर दे, सबको एक में जोड़ दे। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग पिक्चर जोड़ देते हैं कि हाँ मतलब कि 10 पिक्चर जोड़ दिया एक में ही, तमाम प्रकार की चीज़ें। तो यही होता है आपका फिल्म स्क्रिप्ट। ओके, आगे देखते हैं। फिल्म स्क्रिप्ट का समूह भी हो सकता है जो एक अकेले प्रकरण या कहानी की व्याख्या कर सकता है। एक मतलब कि एक बार मतलब कि एक बड़ा सा आप फोटो ले लें, मतलब सादा कर लीजिए उसको, उसमें तरह तरह की चित्र बना दे कि हाँ ये चित्र आप बना दे। अब पूरी की पूरी कहानी उस चित्र के माध्यम से आप बयां कर सकते हैं एक में छोटे छोटे करके। ठीक, ऐसे क्षेत्रों में जहां बिजली नहीं होती है पेट्रोमैक्स की सहायता से चलाया जा सकता है उसको। विभिन्न सूचनाएं इसमें भरी जा सकती हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है भाई मेरे, अगला प्रश्न आपके सामने है 28 नंबर जो है यम्बी क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यम्बी फाउंडेशन के कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। यम्बी फाउंडेशन के अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग नीतियाँ और कार्यक्रम बनाए गए हैं। जैसे कि 5 से 8 वर्ष मतलब आयु के बच्चे को जो बेकार में घूमते हैं थोड़ा बहुत माँ बाप की सहायता करते हैं। बच्चों को थोड़ा प्यार कर औपचारिक शिक्षा में प्रवेश दिलाया जाता है। इसके लिए माँ बाप को राजी किया जाता है कि वे बच्चे प्रवेश पा सकें। ठीक, तो एमबी जो फाउंडेशन है वो कार्यक्रम एक प्रकार से यही करता है। एमबी फाउंडेशन अलग अलग आयु के वर्ग के बच्चों के लिए अलग अलग नीति और कार्यक्रम बनाता है। जबकि ये बात की जाए यह क्या करता है 9 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यह करता है बच्चे पक्के बाल श्रमिक बन जाते हैं। और एक प्रकार से बाल श्रमिक जब बन जाते हैं बच्चे पक्के रूप से और इनकी समस्या अधिक जटिल बन जाती है। ये बच्चे माँ बाप के लिए आय का स्रोत बन जाते हैं। ऐसे बच्चे के लिए फाउंडेशन ने जो है औपचारिकेतर शिक्षा की रणनीति अपनाई है, लेकिन ऐसे केंद्र बच्चों को आकर्षित ना कर सके हैं। अतः ऐसे केंद्रों को रचनात्मक केंद्र यानी क्रिएटिव सेंटर्स के रूप में विकसित किया गया है, जहां नन्हे मजदूर आराम कर सकते हैं। ये केंद्र धीरे धीरे उत्प्रेरणा केंद्र यानी कैटलिस्ट सेंटर्स बन गए हैं, जहां ऐसे बाल श्रमिकों के लिए ग्रीष्म शिविर यानी कि समर कैंपस लगाए जाते हैं। ठीक है, एक प्रकार से एमबी फाउंडेशन जो है वह अलग अलग प्रकार के बच्चों को इस प्रकार तमाम सारी नीति और कार्यक्रम बनाए रखने के लिए तमाम प्रकार की नीतियाँ अपनाता है। जैसे कि 5 से 8 वर्ष के बच्चों के लिए जो बेकार में घूमते हैं उनको एक प्रकार से थोड़ा सा एक प्रकार से कुछ कार्य करें ताकि उनको कुछ मिल सके, शिक्षा ग्रहण कर ले ताकि वह कमा सकें आगे चल करके, इस प्रकार के कार्य करता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें समझ सकते हैं आप। इतने सारे मुद्दे आपके क्लियर हुए।
हुए। तो मेरे भाई सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आगे भी जल्द ही आपकी वीडियो आने का प्रयास, तमाम सारी वीडियो आएंगी, उनको देखने के लिए आप फटाफट शुक्ला HD पॉइंट को सब्सक्राइब करें। बिना सब्सक्राइब करे जाना नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, तो शुक्ला HD पॉइंट को अभी सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे मेरे भाई। क्या सारी बातें आपके समझ में आई? जय हिंद कमेंट सेक्शन में लिखें और यह भी बताएं कि हाँ सर बातें समझ में सारी आ गई, सारे मुद्दे क्लियर हो गए। शिक्षा शास्त्र अब एक प्रकार से पेपर 1 आपका कंप्लीट हो गया, पेपर 2 भी आपका कंप्लीट है और पेपर 3 भी कंप्लीट है। तीनों की वीडियो आप शुक्ला स्टडी पॉइंट चैनल पर देख सकते हैं। जब भी आप सर्च करें सीधे लिखेंगे एजुकेशन BA सेकंड ईयर पेपर 1 BA थर्ड ईयर पेपर 1 शुक्ला स्टडी पॉइंट लिख दीजिएगा, या पेपर 2 शुक्ला स्टडी पॉइंट लिख दीजिएगा, बाद में पेपर 3 शुक्ला स्टडी पॉइंट बाद में लिख दीजिएगा। सर्चिंग पॉइंट में जरूर शुक्ला स्टडी पॉइंट लिखेंगे तो आपको मेरी वीडियोस मिल जाएगी प्रॉपर्ली। जिस भी सब्जेक्ट की संबंधित सर्च करनी है आप ऐसे शुक्ला स्टडी पॉइंट लास्ट में लेकर के सर्च करेंगे, सारी की सारी वीडियो आपको मिलती रहेगी। फिर मिलेंगे मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।